अब सिलेक्शन होंगे ताबड़तोड़, क्योंकि नीट काका जी लाया है फिजिक्स महातोड़। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम निखिल, योर फिजिक्स मेंटर एट नीट काका जी। नमस्ते विद्यार्थियों, मैं हूं निखिल। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल नीट काका जी पर। तो जैसा कि हेडिंग से ऑब्वियस है, आज हम लोग स्प्रिंग एनालिसिस करेंगे फिजिक्स महातोड़ के इस एपिसोड में। देखो, जो स्प्रिंग फोर्सेस होते हैं दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। इससे क्वेश्चन जेईई में भी आते हैं, इससे क्वेश्चन नीट एग्जामिनेशन में भी आते हैं। ठीक है, तो देखो स्प्रिंग फोर्स होती क्या है। तो अनलाइक स्ट्रिंग फोर्सेस, जो हम लोगों ने स्ट्रिंग में टेंशन वगैरह की स्टडी की थी, तो टेंशन फोर्स केवल बॉडी को पुल कर सकता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स केवल बॉडी को पुश कर सकता है। पर जो स्प्रिंग फोर्स होती हैं ये बॉडी को पुल भी कर सकती हैं और पुश भी कर सकती हैं। इतनी इफेक्टिवली नहीं कर सकती, इतनी इफेक्टिवली नहीं पुल करेंगी जितनी की इफेक्टिवली स्ट्रिंग कर देगी इंस्टैंटेनियसली। स्प्रिंग फोर्स जो होती है वो इंस्टैंटेनियसली अराइज नहीं होती है। स्प्रिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट बेस्ड फोर्स होती है, मतलब जितना स्प्रिंग खींचेगी उस हिसाब से स्प्रिंग फोर्स अराइज होगी, जबकि स्ट्रिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। स्ट्रिंग फोर्स, टेंशन जो होती है, स्ट्रिंग फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन, दे अराइज एंड डिसअपियर इंस्टैंटेनियसली, बट स्प्रिंग फोर्सेस डू नॉट अराइज और डिसअपियर इंस्टैंटेनियसली। ये सारी चीजें अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज स्प्रिंग। तो स्प्रिंग इज अ हेलिकल डिवाइस that can exert pulling as well as pushing forces. Okay, so सबसे पहली बात तो यह है कि स्प्रिंग होती क्या है। तो स्प्रिंग इज अ हेलिकल डिवाइस। हेलिकल मतलब समझते हो आप लोग, हेलिकल वो स्प्रिंग की जो शेप होती है ना, उसी को हेलिक्स बोलते हैं। तो स्प्रिंग इज अ हेलिकल डिवाइस विच कैन ऑफर पुलिंग as well as pushing forces, pulling as well as pushing forces। ये इसलिए बोलना जरूरी है, ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि जो टेंशन होता है वो केवल और केवल पुलिंग फोर्स प्रोवाइड कर सकता है, और जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो केवल और केवल पुशिंग फोर्स प्रोवाइड कर सकता है। बट ये पुलिंग एज वेल एज पुशिंग फोर्स प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है ना, तो पहली चीज तो ये है इसके बारे में। दूसरी चीज जो जरूरी है यहां पे वो ये है कि स्प्रिंग फोर्स जो अराइज होती है, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट फोर्स। रॉबर्ट हुक ने हुक्स लॉ में इसको डिफाइन किया है इस चीज को, कि जब भी हम किसी भी स्प्रिंग पे फोर्स लगाते हैं तो स्प्रिंग एक उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगाती है और अपने कॉम्प्रेशन या तो एक्सटेंशन कर रहे हो तो एक्सटेंशन को अपोज करती है। ठीक है ना, तो स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज arises in the spring when the spring's natural length is being altered। ठीक है ना, जब स्प्रिंग के आप नेचुरल लेंथ को ऑल्टर कर रहे हो, when spring's natural length is being altered, तो जब भी आप उसको ऑल्टर करोगे तो स्प्रिंग के अंदर एक स्प्रिंग फोर्स अराइज हो जाएगी। आप कंप्रेस करोगे तो भी अराइज होगी, और अगर आप स्प्रिंग को एक्सटेंड करोगे तो भी अराइज होगी। ठीक है ना, तो ये दूसरी बात इसके बारे में जो हमें जाननी चाहिए। तीसरी बात ये है जो अब मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, ठीक है ना, कि स्प्रिंग फोर्स जिस एंड से आप पकड़ करके खींच रहे हो, उस एंड पर जिधर आप खींच रहे हो आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। मतलब जिस किसी भी एंड पे आप देख रहे हो, तो जिस एंड से आप खींच रहे हो उस एंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। हम लोग उस प्रोसेस में जाएं उससे पहले एक चीज समझना जरूरी है, इस बात को समझना। अगर स्प्रिंग लाइट है, ठीक है ना, इफ द स्प्रिंग इज लाइट, और जनरली हमारे सिलेबस में लाइट स्प्रिंग्स ही हैं, मतलब कि जिन स्प्रिंग्स में कोई मास नहीं है, हम उन स्प्रिंग्स की बात कर रहे हैं। तो इफ द स्प्रिंग इज लाइट, इफ द स्प्रिंग इज लाइट, या तो आप बोल सकते हो कि मासलेस है अगर स्प्रिंग, तो उस पे एक एंड पे फोर्स लगाने पे उसका बिल्कुल भी एक्सटेंशन नहीं होगा। मान लीजिए कि मैंने फोर्स यहां पर एक्सर्ट कर दिया स्प्रिंग पे, ठीक है ना, यहां पर मान लीजिए कि मैंने कोई फोर्स एक्सर्ट कर दिया स्प्रिंग पे, ये एक्सटर्नल फोर्स है, तो स्प्रिंग मेरे साथ साथ चल देगी। इसकी मास जीरो है, इसकी मास जीरो है स्प्रिंग के, ठीक है ना, मास ऑफ स्प्रिंग इज जीरो, दैट इज स्प्रिंग इज मासलेस। अब अगर आपने एक एंड पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो इसका कोई एक्सटेंशन होगा ही नहीं, स्प्रिंग साथ साथ चल देगी। समझ रहे हो आप। तो ध्यान रखने वाली बात है कि स्प्रिंग में इलोंगेशन या कॉम्प्रेशन की बात करें तो कॉम्प्रेशन मतलब आपने अगर इधर फोर्स लगाते तो इधर चल जाती, ठीक है ना, और ना तो कोई एक्सटेंशन होता ना ही कोई कॉम्प्रेशन होता इसमें। अगर मान लो कि आपने इधर की ओर फोर्स लगा दिया, इधर की ओर मान लो आपने फोर्स लगा दिया, इसमें तो इधर लगा रहे हो फोर्स,
और इसमें आपने फोर्स इधर लगा दिया, तो ये अब इधर की ओर एक्सेलरेट हो जाएगी। अगर इसकी मास 0 है तो ये इधर की ओर एक्सेलरेट हो जाएगी और अभी भी इसमें कोई भी कॉम्प्रेशन नहीं होगा। हां, अगर मास होता, ठीक है ना, अगर मास होता तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रेशन होता, थोड़ा बहुत इस केस में इलोंगेशन होता और इस केस में थोड़ा बहुत कॉम्प्रेशन होता। लेकिन लाइट स्प्रिंग्स में तो अगर आप इधर की ओर एक एंड पे फोर्स लगाओगे तो उधर ही चल देगी बिना किसी एक्सटेंशन के, और इधर अगर आपने फोर्स लगाया तो इधर ही मूव कर जाएगी बिना किसी कॉम्प्रेशन के। तो स्प्रिंग में अगर एक्सटेंशन या कॉम्प्रेशन प्रोड्यूस करना है बिना किसी एक्सेलरेशन के, एक्सेलरेशन के साथ भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन बिना किसी एक्सेलरेशन के अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो उस केस में उस पे दोनों ही एंड्स पे, उसके दोनों एंड्स पे सेम फोर्स होना चाहिए। और लाइट स्प्रिंग के तो इनफैक्ट दोनों एंड्स पे हमेशा सेम फोर्स ही होगा। अगर लाइट स्प्रिंग है तो उस पे देखो, लाइट स्प्रिंग पे क्योंकि नेट फोर्स 0 होना चाहिए, लाइट स्प्रिंग पे क्या 0 होना चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, यानी कि उसके दोनों एंड्स पे सेम फोर्स होना चाहिए। ये आपने और कहां पे पढ़ा था, तो पुली के केस में, जब पुली मासलेस ले रहे थे तो उसके दोनों एंड्स पे जो फोर्सेस थे वो कैंसिल आउट हो जाने थे, यानी कि अगर ऊपर टेंशन T था तो नीचे T/2 एंड T/2 होना था। ये पुली आपके पास, यहाँ 2 स्ट्रिंग्स हैं, यहाँ ऊपर एक स्ट्रिंग है, तो अगर इसमें टेंशन T है तो T/2, अगर इनमें T और T है तो यहाँ टेंशन 2T होगा। तो क्योंकि स्प्रिंग भी हमारी पास मासलेस है तो इस पर नेट फोर्स 0 होना है, ठीक है ना, तो नेट फोर्स 0 होना तो इसके दोनों एंड्स पे फोर्सेस होने चाहिए, ठीक है ना। तो स्प्रिंग पे फोर्स हम अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, इसका मतलब कि उसके दोनों एंड्स पे फोर्स लगा रहे हैं। इस बात को समझना। मान लीजिए एक तो आपके पास कोई स्प्रिंग है, यहां पे आपके पास कोई स्प्रिंग है जो कि एक एंड पे वॉल से चिपकी हुई है, एक एंड पे इसके दीवार है, और इधर से मान लीजिए कि आपने कोई फोर्स लगा दिया, ठीक है ना, इधर से आपने कोई फोर्स एक्सर्ट कर दिया, और आप बोलोगे सर मैंने तो फोर्स एक्सर्ट कर दिया और ये जो स्प्रिंग है ये तो एक्सटेंड भी हो गई, आप बोल रहे तो दोनों एंड्स पे चाहिए, तो बेटा इधर की ओर दीवार ने इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाया होगा, ये समझ रहे हो, इधर की ओर दीवार ने फोर्स लगाया होगा उतना ही फोर्स जितना आपने इधर की ओर लगाया है, ठीक है। और दोनों ही एंड्स पे स्प्रिंग फोर्स जो हैं एक्सटर्नल फोर्सेस के ऑपोजिट डायरेक्शन में कार्यरत रहेंगे। द स्प्रिंग फोर्सेस विल एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन बोथ द एंड्स, ठीक है ना। तो यहां पर जो स्प्रिंग फोर्स होगी वो इधर की ओर अराइज हो जाएगी, इसको मैं स्प्रिंग फोर्स Fs लिख रहा हूं, और यहां पर जो स्प्रिंग फोर्स है वो इधर की ओर अराइज हो जाएगी स्प्रिंग फोर्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले व्हेनेवर एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग वी मीन दैट द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इज बीइंग अप्लाइड एट बोथ एंड्स ऑफ द स्प्रिंग, ये ध्यान रखने वाली बात है। एंड whichever end we are observing, the spring force on that particular end will be oppositely directed to the external force। ये दो इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोग को ध्यान रखनी है, ठीक है ना। On या if we apply, if an external force, ठीक है ना, अगर मैं बोलूं if an external force F is being applied on the spring, okay, is being applied on the spring, it simply means that F force is being applied at both ends, दोनों ही एंड्स पे F फोर्स अप्लाई हो रही है, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है ना। एंड द स्प्रिंग फोर्स ऑन बोथ एंड्स, ठीक है ना, दोनों ही एंड्स पे जब आप स्प्रिंग फोर्स को ऑब्जर्व करोगे तो इट विल बी ऑपोजिटली डायरेक्टेड टू द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना। तो स्प्रिंग फोर्स ऑन बोथ एंड्स, इस बात को भी ध्यान रखना, विल बी ऑपोजिटली डायरेक्टेड टू द एक्सटर्नल फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, ये सारी चीजें मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपके पास नोट्स में रहे। तो स्प्रिंग फोर्स ऑन बोथ द एंड्स, ओके, ऑन बोथ द एंड्स विल बी oppositely directed to the external force, oppositely directed to the external force। तो जो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्सेस रहेंगी, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो स्प्रिंग फोर्स के बारे में अब तक हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है तो स्प्रिंग फोर्स उसमें 0 है। स्प्रिंग फोर्स ओनली अराइजेज when the spring's length is changed from its natural length।
स्प्रिंग फोर्स तभी अराइज होगी जबकि आप स्प्रिंग की लेंथ को बदलोगे, नेचुरल लेंथ से कुछ और कर दोगे, ठीक है ना, या तो आप उसको दबा दोगे या तो आप उसको इलोंगेट कर दोगे। दिस इज फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज ये है कि अगर आप उसको इलोंगेट करने के लिए कोई फोर्स लगाते हो तो उतना ही फोर्स ऑटोमेटिकली दूसरे एंड पे लग रहा होता तो ही वो इलोंगेट होती है, और अगर आप उसको दबा रहे होते हो तो उतना ही फोर्स दूसरे एंड से भी लग रहा होता है, ऑटोमेटिकली लग रहा होता है एक्सटर्नल फोर्स, ताकि वो दब जाए। और दोनों ही एंड्स पे स्प्रिंग फोर्स जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेस की ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। तो ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में जो हमें ध्यान रखना है स्प्रिंग फोर्स के बारे में वो ये है कि देखो स्प्रिंग फोर्स जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ। जितना ज्यादा खींचोगे उतना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स लगेगा। इसलिए कोई भी जब स्प्रिंग होती है ना तो आप उसको क्या कर सकते हो, कोई भी अगर आपके पास स्प्रिंग है तो शुरुआत में तो खींच लोगे, लेकिन थोड़ी दूर के बाद जाने के बाद और नहीं खींच पाओगे आप उसको। ऐसे जब जिम वगैरह जो लड़के करने जाते होंगे, इनफैक्ट लड़कियां भी जाती होंगे, इट्स नॉट लाइक दैट, तो यहाँ पे किसी भी जो खींचने वाली ऑब्जेक्ट होगी, थोड़ा खींचा आपने, फिर थोड़ा और खींचने में और ज्यादा मेहनत लगता होगा, फिर और ज्यादा मेहनत लगता होगा, एक पॉइंट पे आके आप इक्विलिब्रियम में रुक जाते होगे और नहीं खींच पाते होगे आप। वो पॉइंट है जबकि आपकी मैक्सिमम ताकत जो आप लगा सकते हो उतना ही ताकत अब स्प्रिंग फोर्स ने भी लगाना स्टार्ट कर दिया है, और इसीलिए अब आप फर्दर नहीं खींच पा रहे हो। यानी कि जैसे जैसे स्प्रिंग का इलोंगेशन बढ़ता जाता है उसमें स्प्रिंग फोर्स भी बढ़ता जाता है, या तो जितना जैसे जैसे उसका कंप्रेशन बढ़ता जाएगा, सेम थिंग इज वैलिड फॉर कंप्रेशन ऑल्सो, जैसे जैसे उसका कंप्रेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्प्रिंग फोर्स बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो स्प्रिंग फोर्स जो है वो चेंज इन लेंथ पे डिपेंड कर रही है। चेंज इन लेंथ कैन बी आइदर एक्सटेंशन और चेंज इन लेंथ कैन बी कंप्रेशन, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं स्प्रिंग फोर्स के बारे में, ठीक है ना, कि स्प्रिंग फोर्स अराइजिंग इन द स्प्रिंग फोर्स arising in the spring is directly proportional to the change in length, of the spring, ठीक है ना। इसको ऐसे भी मान सकते हो कि जिस एंड पे आप स्प्रिंग फोर्स देख रहे हो तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एंड, ऐसा बोल सकते हो। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब कि स्प्रिंग के खींचने की वजह से डिस्प्लेसमेंट, स्प्रिंग ही खिसका दिया उसकी वजह से नहीं, समझ रहे हो। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग चेंज इन लेंथ इज अ बेटर वर्ड ओवर हियर। तो स्प्रिंग फोर्स अराइजिंग इन द स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग की चेंज इन लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो भी स्प्रिंग फोर्स हमारी स्प्रिंग में अराइज होती है। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे कि देयरफॉर Fs is proportional to change in length, ठीक है। चेंज इन लेंथ या डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन लेंथ बोल रहा हूं। दूसरी चीज जो इसमें आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जब आप स्प्रिंग को खींच रहे होते हो तो जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है, मतलब कि ये आपके पास स्प्रिंग है मान लीजिए और मैंने इधर खींचा, तो इस एंड का डिस्प्लेसमेंट अगर इधर है तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगी, और इस एंड का डिस्प्लेसमेंट अगर इधर है तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगी। यानी कि स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज ट्राइज टू रिस्टोर द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, दैट इज इट ऑलवेज एक्ट्स ऑपोजिट टू चेंज इन लेंथ। ओके, तो ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज tries to restore the natural length of the spring, ठीक है ना। स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज ट्राइज टू रिस्टोर द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग and therefore it acts opposite to the change in length, ठीक है ना। तो जिस डायरेक्शन में चेंज इन लेंथ हो रही है उसी डायरेक्शन के ऑपोजिटली वो काम करेगी, ठीक है ना। तो चेंज इन लेंथ को सपोज मैं x लिख रहा हूं, तो पहली चीज तो ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ x, ठीक है ना। एंड अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, एंड डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ x, ठीक है ना। स्प्रिंग फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ x के प्रोपोर्शनल होती है, या के डायरेक्शन में होती है, आप ऐसा रादर बोल सकते हो, प्रोपोर्शनल तो क्या। तो इन दोनों चीजों को अगर मैं मिला करके लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि देयरफॉर स्प्रिंग फोर्स, जो हमारे पास स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है ना,
इट इज प्रोपोर्शनल टू और इट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। देखो सिंपली ऐसे लिख लेते कि स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। माइनस ऑफ एक्स क्यों? देखो मैग्नीट्यूड वाइज तो एक्स के प्रोपोर्शनल है वो, मतलब जितना ज्यादा चेंज इन लेंथ होगा उतनी ज्यादा स्प्रिंग फोर्स अराइज होगी। लेकिन अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स जो होती है वो ऑपोजिट होती है, ठीक है ना, चेंज इन लेंथ के ऑपोजिट, इसीलिए यहां पे माइनस का साइन है आपके सामने, ठीक है ना। तो स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। अब यहां पे अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रिमूव करूं और अगर मैं इंट्रोड्यूस करूं, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करूं और अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करूं, तो वो कांस्टेंट कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है ना। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है ना। एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर के इज नोन एज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। तो ये जो k है ये स्प्रिंग की क्या है हमारे पास, स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो k इज नोन एज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। अब ये जो k है ये किस चीज पे डिपेंड करता है, तो k दो बातों पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। जो हमारी स्प्रिंग कांस्टेंट है स्प्रिंग की, ये दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहली चीज जिस पे ये डिपेंड करता है वो ये है मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है ना। जो स्प्रिंग कांस्टेंट k है, चलिए मैं इसको डिस्कस कर दे रहा हूं आप लोगों के सामने। द स्प्रिंग कांस्टेंट k, सबसे पहले आप यहां पे देखिए कि लिखा हुआ है f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर k इज नोन एज व्हाट, दिस पर्टिकुलर k, ठीक है ना, इट इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब इसकी अगर आप डायमेंशन देखोगे तो f बाई एक्स हो जाएगा डायमेंशन, ठीक है ना। अगर आप इसकी डायमेंशन की बात करोगे, डायमेंशन ऑफ k, सो इट इज f बाई एक्स। अब f क्या होता है, m1 l1 t माइनस 2 और नीचे x भी l1 हो गया, तो यानी कि क्या हो जाएगा mt माइनस 2। तो mt माइनस 2 का मतलब क्या हो गया, kg पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, ये भी इसकी यूनिट होती है। तो अगर आप SI यूनिट की बात करोगे तो SI यूनिट इज kg पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन kg पर सेकेंड स्क्वायर से बेटर हम इसको यूज करते हैं न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना, which can also be written as what, न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। f by x न्यूटन पर मीटर इज अ बेटर वर्ड और बेटर डेफिनेशन, बेटर यूनिट फॉर इट। बट डायमेंशन kg, डायमेंशन mt माइनस 2 होती है, तो SI यूनिट kg पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब f इज इक्वल टू यहां पे माइनस के एक्स आ गया हमारे पास, ठीक है। ये k जो होती है, ठीक है ना, k डिपेंड्स ऑन व्हाट, तो k जो है ना वो लोड वगैरह आप कितना लगा रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा रहे हो, उस पर किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती है। k इज ए ज्योमेट्रिकल एंड मटेरियल फैक्टर, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्प्रिंग पे डिपेंड करती है, एक बात तो है k जो है कंस्ट्रक्ट कैसे की गई है स्प्रिंग, एक तो उस पर डिपेंड करेगी, डबल हेलिक्स है, क्रॉस हेलिक्स है, आपके में तो सिंपल हेलिक्स है, तो उस पर ही डिपेंड करेगी। वो सिंपल हेलिक्स है तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, आपके सिलेबस में दो चीजों पे डिपेंड करेगी, वो कौन सी दो चीजें हैं, तो एक तो मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग एंड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है ना। तो k डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, ठीक है ना, डिपेंड्स, ये जिस बात पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, ठीक है ना, तो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें जो पहला फैक्टर होता है दैट इज मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग, मटेरियल, और दूसरी होती है लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो मटेरियल के ऊपर कैसा डिपेंड करेगा, तो ये ध्यान रखने वाला है, ध्यान रखने वाली बात है कि हार्डर स्प्रिंग्स या स्प्रिंग्स मेड विथ हार्डर मटेरियल, स्प्रिंग्स मेड विथ हार्डर मटेरियल will poses more value of k, तो k की ज्यादा वैल्यू पोजेस करेगी, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान रखना कि स्प्रिंग्स मेड ऑफ हार्डर मटेरियल विल पोजेस ग्रेटर वैल्यू ऑफ k। मतलब आपके पास एक आयरन की स्प्रिंग है और एक प्लास्टिक की स्प्रिंग है, सॉफ्ट प्लास्टिक की स्प्रिंग है, एक हार्ड आयरन की स्प्रिंग है, तो किसकी k वैल्यू ज्यादा होगी, तो आयरन वाली स्प्रिंग की ऑब्वियसली k वैल्यू ज्यादा होगी। तो स्प्रिंग्स मेड ऑफ हार्डर मटेरियल विल पोजेस मोर वैल्यू ऑफ k, ठीक है ना। और दूसरी चीज है लेंथ, हमें लेंथ के ऊपर भी इसको डिपेंड करती है। तो लेंथ के ऊपर कुछ इस तरह से डिपेंड करती है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉलर लेंथ, दैट इज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इस बात को समझना, मतलब लेंथ जितनी छोटी होगी उतनी ही स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगी। इन टर्न आप बोल सकते हो सिंपली कि इट इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है ना। तो लेंथ के ऊपर मैं बात करूं तो स्प्रिंग्स मेड ऑफ सेम मटेरियल, पहले लेंथ पे जब मैं कंपैरिजन करूंगा तो मटेरियल तो सेम है ना, ऐसा नहीं है कि आयरन की 1 मीटर की स्प्रिंग और सॉफ्ट प्लास्टिक की आधी मीटर की स्प्रिंग का कंपैरिजन कर दूंगा, तो ऐसा तो नहीं कर सकता हूं। तो स्प्रिंग्स मेड ऑफ सेम मटेरियल will have more value of k if their length is small, अगर उनकी लेंथ क्या है, स्मॉल है, if their length is small। तो स्प्रिंग्स मेड ऑफ, ठीक है ना, स्प्रिंग्स मेड ऑफ सेम मटेरियल विल हैव मोर वैल्यू ऑफ के इफ देयर लेंथ इज स्मॉल, ठीक है ना। तो लेंथ अगर स्मॉल होगी तो ज्यादा वैल्यू ऑफ के, ज्यादा वैल्यू ऑफ के का क्या मतलब होता है कि इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू स्ट्रेच और कॉम्प्रेस द स्प्रिंग। मोर वैल्यू ऑफ के मीन्स दैट इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू स्ट्रेच द स्प्रिंग और टू कॉम्प्रेस द स्प्रिंग, ठीक है ना। इस बात को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इस चीज को मैं लिख दे रहा हूं स्पेसिफिकली आप लोगों के सामने, ठीक है ना। मोर वैल्यू ऑफ के indicates that changing the length of the spring is more difficult, ठीक है ना, is more difficult, ठीक है ना। तो चेंजिंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज मोर डिफिकल्ट किस केस में, अगर के वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अब अगर मैं मान लो कंपैरिजन करता हूं आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से कि हमारे पास 4 स्प्रिंग्स है, फॉर एन एग्जांपल हमारे पास 4 स्प्रिंग्स हैं, ठीक है। तो यहां पे जो 4 स्प्रिंग्स हैं हमारे पास, पहले मैं मटेरियल के ऊपर डिफाइन करूं तो ये हमारे पास मान लो कि आयरन की स्प्रिंग है और ये सॉफ्ट प्लास्टिक की स्प्रिंग है, ठीक है ना, सॉफ्ट प्लास्टिक और ये आयरन। और लेंथ की बात करूं तो यहां लेंथ L है और यहां लेंथ L/2 है, ठीक है ना। और अब अगर मैं बात करता हूं यहां पर इनकी स्प्रिंग कांस्टेंट्स की, तो मान लो इसको मैं K1 बोल रहा हूं, इसको K2 बोल रहा हूं, इसको K3 बोल रहा हूं और इसको K4 बोल रहा हूं। तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो K1 है वो K3 से कम होगा। देखो मटेरियल सेम है लेकिन लेंथ जहां छोटी होगी वहां पर जो हमारी स्प्रिंग कांस्टेंट है वो ज्यादा होगी। तो ऑब्वियसली यहां से एक चीज जो हम डिटरमाइन कर सकते हैं, K3 विल बी ग्रेटर देन K1। उसके बाद अगर हम इधर कंपैरिजन करें तो K1 विल बी ग्रेटर देन K2, क्योंकि यह लेंथ यहां पर सेम है पर हार्डर मटेरियल की बनी हुई है, जो स्प्रिंग उसकी K ज्यादा होगी। तो K1 विल बी ग्रेटर देन K2 एंड K3 विल बी ग्रेटर देन K1। और एक और बात आपको यहां पे ध्यान रखना है कि K4 जो होगी वो K2 से बड़ी होगी। K4 किससे बड़ी होगी, K2 से बड़ी होगी। तो K4 विल बी ग्रेटर देन K2, K4 जो है वो K2 से बड़ी होगी क्योंकि K4 की लेंथ कम है। और एक और बात ध्यान रखना है कि K3 विल बी ग्रेटर देन K4, ठीक है ना। ये भी बात हम यहां पे लिख लेते हैं कि K3 विल बी ग्रेटर देन K4 क्योंकि ये हार्ड ऑब्जेक्ट का बना है और लेंथ दोनों की सेम है। तो अब इन चारों ऑप्शंस को देख करके इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट्स में हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा टेबल देख करके बोल सकता है आपसे, ठीक है ना, कि देयर आर 2 springs, yeah, there are 4 springs, 2 made of iron, 2 made of soft plastic, having lengths L and L/2 for both the categories, and if their spring constants are K1, K2, K3 and K4 respectively, ऐसा कुछ दे करके and बोलेगा arrange the spring factors, इसको spring factor नहीं spring constant बोलते हैं, तो arrange the spring constants, या इसको force constant भी कभी कभार बोला जाता है, force constant of spring, तो अरेंज द फोर्स कांस्टेंट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो आप लोग बहुत इजीली इसको अरेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो होपफुली ये वाली जो चीज अभी हम लोगों ने बताई है, स्प्रिंग का जो इंट्रोडक्शन दिया है, ये क्लियर है आप लोग को, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो होपफुली यहां तक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हैं। अब एक और चीज जो है, नाम से अगर आपको ध्यान रखना हो तो इस चीज को बोला जाता है हुक्स लॉ, ठीक है ना। ये जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है इसको रॉबर्ट हुक ने दिया था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ भी बोलते हैं। एक बार हुक्स लॉ इलास्टिसिटी में और आएगा जबकि मटेरियल्स की हम लोग इलास्टिसिटी वगैरह की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर है। अच्छा, एक और चीज जिसके ऊपर बेस्ड हम लोग को न्यूमेरिकल कभी कभार मिल सकता है, हालांकि ये बहुत फेमस न्यूमेरिकल है, कि कभी कभार जब स्प्रिंग्स दे करके, क्योंकि आपको एक बात पता है कि स्प्रिंग के दोनों एंड्स पे बराबर फोर्सेस लगनी चाहिए, तो आपको ऐसे दे देता कभी कभार सिचुएशन। इस सिचुएशन में ध्यान रखना, गड़बड़ी मत कर देना आप लोग, ठीक है ना। कि मान लो कि आपको उसने स्प्रिंग बैलेंस दिया, यहां पे ये हमारे पास
स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है ना। सो दिस इज द स्प्रिंग बैलेंस दैट वी आर हैविंग। एक पुली के ऊपर से ये वायर पास हो रही है, जो थ्रेड है, और यहां पे 10 kgs का मास सस्पेंडेड है, ठीक है ना। 10 kgs का मास सस्पेंडेड है, और जो रीडिंग आ रही है स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग, ऑब्वियसली ये रीडिंग आ रही है 100 न्यूटन्स, ठीक है ना, फिलहाल इस पर्टिकुलर केस में। और ऐसा ही एक और सिचुएशन आप लोग के सामने ड्रॉ कर देता है, ठीक है ना, ऐसे ही एक और सिचुएशन जिसमें कि अब 2 मासेस सस्पेंडेड है। इसमें तो एक 10 kgs मास सस्पेंडेड था, पर अब जो हमारे पास सिचुएशन है उसमें 2 10 kgs के मासेस सस्पेंडेड है। एक 10 kgs यहां सस्पेंडेड है और एक 10 kgs जो है ये यहां सस्पेंडेड है। इक्विलिब्रियम में ही है ये दोनों, ऑब्वियसली सेम मास है तो इक्विलिब्रियम में ही है, ठीक है ना। और ये हमारी वापस स्प्रिंग बैलेंस है। तो अब इसकी रीडिंग इस पर्टिकुलर केस में क्या होगी? तो अब आपसे रीडिंग पूछी जा रही है कि व्हाट विल बी द रीडिंग इन दिस पर्टिकुलर केस। तो इस पर्टिकुलर केस में जब एक ही ब्लॉक था 10 kgs का, उस वक्त रीडिंग हमारी 100 न्यूटन थी। और बच्चे गलती कर देते हैं कि जब 2 ब्लॉक्स आ गई तो रीडिंग 200 लिख देते हैं। ज्यादातर बच्चे तो इसको सही कर देते हैं, बट कुछ बच्चे, ठीक है ना, कभी और मिस्टेक हो जाती है, सभी से होती है, ठीक है ना। तो यहां 10 और 10 मिलकर के वो सोचते हैं 20 है और यहां 200 न्यूटन्स रीडिंग लिख देते हैं, पर ऐसा नहीं है। यहां भी जो रीडिंग होगी हमारी वो 100 न्यूटन्स ही होगी। और इसको हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम से बहुत इजीली रियलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे? तो आप देख सकते हो इस चीज को। यहां पे नीचे की ओर जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो 100 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इक्विलिब्रियम है। तो इस स्प्रिंग में जो स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसकी वैल्यू भी 100 न्यूटन होगी, क्योंकि इस पे ऊपर भी T इज इक्वल टू 100 न्यूटन ही एक्ट कर रहा होगा। अब यहां पे क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस है, पुली भी मासलेस है, तो यहां पर भी जो टेंशन की वैल्यू होगी वो 100 न्यूटन होगी या नहीं होगी? और क्योंकि यहां पर भी इक्विलिब्रियम है, स्प्रिंग के दोनों एंड्स पे फोर्स हमारी सेम होनी है, तो यहां पर भी जो वैल्यू है T की वो 100 न्यूटन है। स्प्रिंग वही रीडिंग देती है जितनी टेंशन उसके दोनों साइड पे होती है। एक साइड की टेंशन वो कभी नहीं नापती है। यही चीज तो मैं आपको समझा रहा था। स्प्रिंग के एक एंड पे फोर्स लगा देने से उसमें तो एक्सटेंशन ही नहीं प्रोड्यूस होगा। स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग कैसे देती है? तो अपने अंदर या तो एक्सटेंशन दिखा करके, उसमें हुक ऐसे लगा रहता है जो कि मीटर पे दौड़ रहा होता है, तो जितना खींचेगी उतना वो आगे निकल करके और रीडिंग देगा। तो उसमें खिंचाव कब आएगा? जब दोनों साइड पे फोर्सेस होंगे। यही तो मैं समझा रहा था आपको कि उस पे जो खिंचाव आएगा वो तब आएगा जबकि फोर्सेस दोनों साइड पे एक्ट करेंगे। स्प्रिंग पे एक साइड पे तो फोर्स एक्ट नहीं कर सकता है। तो अगर इधर T एक्ट कर रहा 100 न्यूटन का, उधर भी T एक्ट कर रहा 100 न्यूटन का, यानी वो रीडिंग कितनी देगी? 100 न्यूटन। स्प्रिंग अगर 100 न्यूटन अपने अंदर फोर्स बता रही है तो एक्सटर्नल फोर्स 100 न्यूटन उसके दोनों साइड्स पे या तो खींच रहा होगा उसको या तो दबा रहा होगा, ठीक है। यहां पे चेक करते हैं क्या हो रहा है। तो यहां पे इधर नीचे जो है वो 100 न्यूटन एक्ट कर रहा है, एंड ऑब्वियसली क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो यहां भी टेंशन T इक्वल टू 100 न्यूटन होगा, एंड यहां टेंशन T इक्वल टू 100 न्यूटन होगा, ठीक है। यहां भी नीचे फोर्स 100 न्यूटन, मतलब वेट इसका एक्ट कर रहा है। यहां भी T इज इक्वल टू 100 न्यूटन होगा और यहां भी T इज इक्वल टू 100 न्यूटन होगा। तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड है। यहां पर भी स्प्रिंग के दोनों साइड्स पे 100 न्यूटन ही फोर्स है। तो इसीलिए स्प्रिंग की जो रीडिंग है वो कितनी हो जाएगी? स्प्रिंग की जो रीडिंग है वो 100 न्यूटन हो जाएगी। मान लो कि इधर से आप काट देते हो, मान लो इस रस्सी को काट देते हो, तो उस वक्त रीडिंग कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त केवल एक एंड पे फोर्स लग रहा होगा, और एक एंड पे फोर्स अगर लगेगा तो स्प्रिंग नहीं नाप पाएगी, स्प्रिंग साथ में चल देगी। तो अगर आपने इधर काट दिया, इसको यहां से इस साइड से काट दिया, तो स्प्रिंग में रीडिंग क्या हो जाएगी? 0। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग 0। या तो इधर से काट दिया, यहां काट दिया, तो भी स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग 0 हो जाएगी। स्प्रिंग बैलेंस तभी रीडिंग देगी जबकि दोनों साइड्स पे उसके फोर्सेस लग रहे हों। ये बात समझ रहे हो आप लोग? तो जितनी रीडिंग इस केस में आनी है उतनी ही रीडिंग इस केस में आनी है, ठीक है ना। तो इन दोनों ही सिचुएशंस में, यहां पे भले एक 10 kgs का ब्लॉक लटक रहा, यहां पे 2 10 kgs के ब्लॉक हैं, लेकिन इन दोनों ही केसेस में जो रीडिंग होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो होपफुली यहां तक क्लियर है आपको, ठीक है। अब हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो अब हमारे पास जो हमें स्टडी करनी है वो है स्प्रिंग्स इन सीरीज एंड स्प्रिंग्स इन पैरेलल, ठीक है। तो स्प्रिंग्स सीरीज में होती हैं तब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती हैं, और जब स्प्रिंग्स पैरेलल में होती हैं तब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करती हैं, इस चीज की स्टडी हमें करनी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि जब स्प्रिंग्स सीरीज में होती हैं तो क्या होता है। सबसे पहले मैं आपके लिए डील कर रहा हूं स्प्रिंग्स इन सीरीज, ओके। तो जब स्प्रिंग्स सीरीज में होती हैं
तो सारी की सारी स्प्रिंग्स में फोर्सेस सेम होते हैं, सेम फोर्सेस सारी की सारी स्प्रिंग्स में जाती हैं। ठीक उसी तरह से जैसे आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब करंट पढ़ा था, जो बच्चे 11th क्लास वाले, मान लो किसी कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो आपने क्लास 10th में ही पढ़ा था, बहुत छोटी सी चीज बोल रहा हूं कि जितने रेजिस्टर सीरीज में होते हैं उन सभी में करंट सेम जाती है। तो वैसे ही जितनी स्प्रिंग्स सीरीज में होती हैं इन सभी में फोर्स सेम होता है, सेम फोर्स इन सभी के अंदर ट्रांसमिट होता है। तो व्हेन द स्प्रिंग्स आर इन सीरीज, पहली कैटेगरी, पहली चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, इसका पहला पॉइंट कि व्हेन द स्प्रिंग्स आर इन सीरीज, when the springs are in series, then the forces transmitted, the force transmitted in all the springs, then the force transmitted in all the springs is same. In all the springs is same. मतलब कि सारी की सारी स्प्रिंग्स में सेम फोर्स होगा। लेकिन अब समझने वाली बात है कि क्या सारी स्प्रिंग्स में अगर सेम फोर्स होगा तो उनका एक्सटेंशन भी सेम होगा? होगा अगर उनकी स्प्रिंग कांस्टेंट्स भी सेम होंगी। पर अगर मान लो स्प्रिंग कांस्टेंट्स अलग अलग हैं तो उनके एक्सटेंशंस डिफरेंट होंगे। यह ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी अगर आपने देखा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि अगर सारे रेजिस्टर सीरीज में होते हैं तो सभी में सेम करंट चली जाती है, लेकिन क्या सभी के अक्रॉस फिर पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है? तो नहीं। अगर रेजिस्टर सेम है तब तो सभी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी सेम होगा, लेकिन अगर रेजिस्टर्स अलग अलग है, मतलब उनकी रेजिस्टेंस वैल्यूज अगर अलग अलग हैं तो सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंसेस भी अलग अलग आएंगी। वैसे इस केस में होता है कि सभी में फोर्स तो सेम ट्रांसमिट हो जाता है, लेकिन सभी में एक्सटेंशंस अलग अलग होंगे अगर उनकी स्प्रिंग कांस्टेंट्स अलग अलग होंगे, और जनरली स्प्रिंग कांस्टेंट्स अलग अलग ही होती हैं। समझ रहे हो आप लोग? तो ये ध्यान देने वाली बात है। पॉइंट नंबर 2 जो मैं यहां पे बोलना चाह रहा हूं ये है कि इफ द स्प्रिंग कांस्टेंट्स, जिसको फोर्स कांस्टेंट भी बोल सकते हैं हम लोग, तो इफ द स्प्रिंग कांस्टेंट्स ऑफ द स्प्रिंग, इफ द स्प्रिंग कांस्टेंट्स ऑफ द स्प्रिंग आर सेम और इक्वल, then the extensions or compressions, या then the change in length बोल सकते हो, then the change in lengths of the springs will be same, then the change in lengths of the springs will be same, okay, but in general, because but in general जब ऐसे situations हम डील करते हैं इन questions में, but in general because the spring constants are different, spring constants are different, therefore the change in lengths of the springs are different. तो सीरीज में जब स्प्रिंग होती हैं तो दो चीजें जिस पे आपको गौर फरमाना है। पहली चीज ये है कि जो फोर्स होती हैं सारी स्प्रिंग्स में, जो फोर्स ट्रांसमिट होती हैं वो तो सेम होती है। जब स्प्रिंग सीरीज में होती हैं तो सारी की सारी स्प्रिंग्स में जो फोर्स ट्रांसमिट होती हैं वो तो सेम होती हैं, ठीक है ना। लेकिन जो फोर्स कांस्टेंट अगर सेम हुआ तो एक्सटेंशन सेम होगा, लेकिन अगर फोर्स कांस्टेंट डिफरेंट होता है तो एक्सटेंशन सारी स्प्रिंग्स में डिफरेंट होता है। लेकिन अगर इन सारी स्प्रिंग्स को हम एक स्प्रिंग से सब्स्टिट्यूट कर दें, इफ ऑल द स्प्रिंग्स आर सब्स्टिट्यूटेड बाय अ सिंगल स्प्रिंग, पहले मैं यहां पे डायग्राम बना देता हूं आप लोगों के लिए इस साइड पे, ठीक है। तो यहां पे समझिए कि आपके पास यहां पे बहुत सारी स्प्रिंग्स हैं, ठीक है। तो ये मान लो स्प्रिंग 1 है, स्प्रिंग 2 है, फिर ऐसे इसको मैं मान रहा हूं कि ये हमारे पास स्प्रिंग n है, ठीक है ना। हम ऐसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास स्प्रिंग 1 है, ये स्प्रिंग 2 है और ये nth स्प्रिंग है, और nth स्प्रिंग की जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो kn है, जो स्प्रिंग 2 है उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है, जो स्प्रिंग 1 है उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है। और अगर आपने कोई फोर्स F एक्सर्ट कर दिया इधर, तो पहले वाले स्प्रिंग के अक्रॉस भी जो फोर्स होगा वो F होगा, मतलब इसके अक्रॉस भी जो फोर्स है वो F होगा, इसके अक्रॉस भी फोर्स F होगा, और इसके अक्रॉस भी जो फोर्स है वो F होगा। तो यही फोर्स F सभी में ट्रांसमिट हो जाएगा।
और आपने क्या पढ़ा था कि F इक्वल टू के एक्स, तो इसका जो एक्सटेंशन होगा, मान लो मैं उसको xn बोल रहा हूं, तो xn विल बी f बाई के एन। इसका जो एक्सटेंशन है उसको मैं x2 बोल रहा हूं, तो x2 विल बी इक्वल टू f बाई k2, और इसका एक्सटेंशन इसको मैं x1 बोल रहा हूं, तो x1 विल बी इक्वल टू f बाई k1। ठीक है ना, ये ध्यान देने वाली बात है कि x1 जो होगा वो f बाई k1 होगा, x2 जो होगी वो f बाई k2 होगी, और xn जो होगी वो f बाई kn होगी। ठीक है ना, अच्छे से समझने के लिए फुल स्क्रीन करके और एटलीस्ट 360p पे देखो आप लोग। ठीक है ना, तो x1 विल बी f बाई k1, x2 f बाई k2, xn f बाई kn। x1 x2 xn ये सब बराबर हो जाएंगे ऑब्वियसली, x1 विल बी इक्वल टू, ऑब्वियसली x1 विल बी इक्वल टू x2, ठीक है ना, इक्वल टू xn ओनली इफ k1 इक्वल टू k2 इक्वल टू kn। लेकिन इन जनरल, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। इन जनरल ये अलग अलग होती हैं, k1 k2 kn, ठीक है ना, अलग अलग स्प्रिंग्स होती हैं क्योंकि वो, तो इसीलिए अगर उनकी लेंथ भी अलग हो गई तो भी k अलग हो जाएगा, क्योंकि k लेंथ पे डिपेंड करता है और मटेरियल पे, और मटेरियल भी अलग अलग हो गया। मान लो एक आयरन की है, एक प्लास्टिक की है, तो उस केस में भी k वैल्यू अलग अलग हो जाएंगी। तो फोर्स तो सेम होगा सभी में, लेकिन इनकी एक्सटेंशन अलग अलग होगी। एक्सटेंशन सेम भी हो सकती है, एक्सटेंशन मतलब चेंज इन लेंथ, अगर इनकी k वैल्यू सेम होंगे। ठीक है ना, एंड x1 नॉट इक्वल टू x2 not equal to xn if k1 not equal to k2 not equal to kn। समझ रहे हो आप लोग? तो इस बात को हम लोग को यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन अगर इन सारे के सारे स्प्रिंग्स को हम एक सिंगल स्प्रिंग से सब्सटीट्यूट कर दें, ठीक है ना, एक सिंगल स्प्रिंग से अगर हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इस बात को समझना, ये मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। तो if all the springs in series, if all the springs in series are substituted, ठीक है ना, are substituted by a single spring, by a single spring, then उस केस में क्या होगा? तो if all the springs in series are substituted by a single spring, then the change in length, पहली बात की फोर्स इन दिस सिंगल स्प्रिंग विल बी इक्वल टू द इंडिविजुअल फोर्सेज इन दोज स्प्रिंग्स। सभी में जो फोर्स है वो तो सेम ही होगा, पहली चीज। तो देन द फोर्स की अगर मैं बात कर लूं, देन द फोर्स इन दिस सिंगल इक्विवेलेंट स्प्रिंग, इसको इक्विवेलेंट स्प्रिंग भी बोलते हैं, सिंगल इक्विवेलेंट स्प्रिंग विल बी सेम as the forces in the individual springs। जो इंडिविजुअल स्प्रिंग्स में फोर्सेस थी वैसा ही फोर्स इसमें होगा। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखना है कि इफ ऑल द स्प्रिंग्स इन सीरीज आर सब्सटीट्यूटेड बाय अ सिंगल स्प्रिंग, जितनी भी स्प्रिंग सीरीज में थी अगर उसको एक सिंगल स्प्रिंग से हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, देन फोर्सेज इन दिस सिंगल, देन फोर्स इन दिस सिंगल इक्विवेलेंट स्प्रिंग will be same as the force in the individual springs। इंडिविजुअल स्प्रिंग्स में जो फोर्स है उसी के बराबर फोर्स हो जाएगा इक्विवेलेंट स्प्रिंग में। बट चेंज इन लेंथ का जहां तक सवाल है, ठीक है ना, बट द चेंज इन लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट स्प्रिंग, चेंज इन लेंथ ऑफ दिस सिंगल इक्विवेलेंट स्प्रिंग, सिंगल इक्विवेलेंट स्प्रिंग will be equal to the change in length, will be equal to the change in length of the, will be equal to change in length का मतलब sum, ठीक है ना, will be equal to the sum of the change in length in individual springs। okay, sum of the change in length in individual स्प्रिंग्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि सिंगल स्प्रिंग से अगर आप इन सभी को सब्सटीट्यूट करते हो तो इस केस में होना यह है कि इन सभी में जो फोर्सेस जो सारे स्प्रिंग्स में थे उतना ही फोर्स इंडिविजुअल स्प्रिंग जो आपने अभी लगाया है, मतलब जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग लगाया है उसमें अराइज होगा, लेकिन जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग की चेंज इन लेंथ है वो इन सभी में जो इंडिविजुअली चेंज इन लेंथ हुई है उनके सम के बराबर होगा। इस बात को समझने की कोशिश करना आप लोग यहां से, ठीक है ना, कि मान लो कि यहां पे हमारे पास ये इंडिविजुअल स्प्रिंग्स हैं,
ठीक है ना, और ये उसकी जगह पे मैंने कोई सिंगल स्प्रिंग यूज कर लिया है, ठीक है ना। तो इसकी अगर मैं बोल रहा हूं इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K3 है, और मैंने फोर्स F यूज किया, और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसको K इक्विवेलेंट बोल रहा हूं। अब इसका जो एक्सटेंशन या कॉम्प्रेशन जो बोलो, इसका जो चेंज इन लेंथ है वो x1 है, इसका चेंज इन लेंथ x2 है, और इसका चेंज इन लेंथ xn है, kn है और ये xn है, और इसका जो चेंज इन लेंथ है मान लो मैं उसको x बोल रहा हूं। तो ध्यान देने वाली बात है, फोर्सेस तो सभी में बराबर होंगे। अब x1 अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट जो मैंने अभी लिखा है कि जितने ये सब मिल करके खींचेंगे, और कॉमन सेंस की बात है आपको दिख भी जाएगा। मान लो पहली वाली स्प्रिंग खिंच गई 1 मिलीमीटर, दूसरी वाली खिंच गई 1 मिलीमीटर, और आखिरी वाली भी खिंच गई 1 मिलीमीटर, तो ये पॉइंट कितना आगे खिसकेगा? मान लो पहली वाली खिंच गई 1 मिलीमीटर, तो ये पॉइंट 1 मिलीमीटर खिसकेगा, इसको आगे वाले से तो कोई मतलब नहीं, ये पॉइंट 1 मिलीमीटर खिसक गया। लेकिन अगर ये भी 1 मिलीमीटर खिंच गई है, ये वाली भी अगर 1 मिलीमीटर ही खिंच गई है, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट, ये कितना खिसक जाएगा? 2 मिलीमीटर। इसके खिंचने की वजह से 1 मिलीमीटर खिसकेगा, और ये इसके खिंचने की वजह से 1 मिलीमीटर जो आगे बढ़ा है पूरा, तो इसमें अकाउंट हो जाएगा, तो ये पॉइंट टोटली 2 मिलीमीटर आगे जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? वैसे ये वाला जो पॉइंट है वो n मिलीमीटर आगे चला जाएगा, यानी कि अगर सभी 1-1 मिलीमीटर खिसकी हैं तो n मिलीमीटर ये खिंच जाएगी। वही इक्विवेलेंट स्प्रिंग जो है वो n मिलीमीटर खिंच जाएगी, ऐसा आपको बोलना है। तो यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 अप टिल xn। अब x क्या होगा? तो f बाई के इक्विवेलेंट, क्योंकि जो x होता है f बाई के होता है, तो इसका k हमने k इक्विवेलेंट बोला है। x1 जो होगा वो f बाई k1, x2 जो हो जाएगा f बाई k2, एंड xn जो हो जाएगा वो f बाई kn हो जाएगा। तो यहां पे f को आप कैंसिल कर सकते हो। तो देयरफॉर इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट व्हेन स्प्रिंग्स आर इन सीरीज इज, देयरफॉर इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट is determined by the relation, क्या रिलेशन हमारे पास? 1 बाई के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 अप टिल 1 बाई kn। तो ये बात हम लोग को ध्यान रखनी है। दिस इज हाउ वी डिटरमाइन द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग्स इन सीरीज। ये देखना इलेक्ट्रिक करंट से थोड़ा सा अलग है, जहां पर रेजिस्टेंस की चर्चा होती थी, ठीक है ना। वहां पर रेजिस्टर्स के केस में क्या होता था कि R इक्विवेलेंट जो होता था सीरीज में वो R1 प्लस R2 डायरेक्टली हो जाता था, पर ये कैपेसिटर्स की तरह है। तो यहां पर 1 बाई के इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 अप टिल 1 बाई kn होगा। तो होपफुली ये वाली जो चीज है ये क्लियर है, और ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आ भी चुका है। तो चलिए उस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो क्वेश्चन है ये IIT-JEE 2009 में आया हुआ था। हालांकि IIT-JEE का नाम सुनकर के आप लोग बहुत ज़्यादा डर मत जाना, क्वेश्चन बहुत इजी सा होता है अगर हम लोग कंसेप्चुअली साउंड है तो। कंसेप्ट क्लियर नहीं होते इसलिए क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं कभी कभार, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि हमारे पास 2 स्प्रिंग्स हैं जो कि सीरीज में है। एक हमारे पास ये वाली स्प्रिंग है जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट K1 मेंशन्ड है, और फिर ये वाली स्प्रिंग है जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट K2 मेंशन्ड है। इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट जो मेंशन्ड है वो K2 है, और इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट जो मेंशन्ड है वो K1 है, ठीक है। ऐसे लिख लेते हैं, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट जो मेंशन्ड है वो K2 है, और इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट जो मेंशन्ड है वो K1 है। अब आपसे ये बोला जाता है क्वेश्चन में कि खींचने की वजह से वी पुल दिस, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को नाम दिया जा रहा है Q, और इस पॉइंट को नाम दिया जा रहा है P। तो यदि खींचने की वजह से जो पॉइंट Q है अगर उसका डिस्प्लेसमेंट y हुआ है, तो पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, ठीक है ना। अब फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है ना, इस पॉइंट को मान लो मैं कुछ बोल दे रहा हूं, अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द एंड, ऑन द राइट एंड ऑफ द सिस्टम। ये राइट एंड ऑफ द सिस्टम है, सिस्टम ऑफ स्प्रिंग्स, इस पे हमने कोई फोर्स अप्लाई किया, ठीक है ना। एंड ड्यू टू दिस फोर्स इफ द पॉइंट Q मूव्ड बाई अ डिस्टेंस y, इधर से तो स्प्रिंग फिक्स्ड है, पॉइंट Q अगर y डिस्टेंस मूव की है, देन व्हाट वाज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P, ठीक है ना। तो ऐसे लिख देता हूं, इन द शोन सिचुएशन, if the displacement of point Q is y, then determine the displacement of point P,
ओके, डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P। ओके, अब ध्यान रखना आप लोग, ये इजी क्वेश्चन है IIT जेई का, और IIT जेई के जो इजी क्वेश्चन है वो जेई मेन और नीट में रिपीट होने की प्रबल दावेदारी रखते हैं। पूर्णतः वो रिपीट हो सकते हैं बिना किसी ऑप्शन को चेंज हुए, ठीक है ना। तो इस बात को आप लोग को यहां पे ध्यान रखना है। तो बोल रहा है कि Q अगर Y खिसक गई है तो P कितनी खिसकी होगी। क्वेश्चन में 3 चीजें मेंशन्ड है और उसी के फॉर्म में P का खिसकना आपको डिफाइन करना है, K1, K2 और Y, ठीक है। तो अब इस बात को समझना कि Y जो है, मान लो कि इफ द एक्सटेंशन, अगर मैं ऐसे लिखूं, ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन करता हूं, लेट द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग 1, मान लो मैं इसको स्प्रिंग 1 नाम दे देता हूं, इसको स्प्रिंग 2, तो लेट द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग 1 बी, एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग 1 बी y1 एंड ऑफ स्प्रिंग 2 बी y2। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि स्प्रिंग 1 का जो एक्सटेंशन है वो y1 है और स्प्रिंग 2 की जो एक्सटेंशन है वो y2 है। तो ये जो y है, जो पॉइंट Q आगे खिसकी है, वो किसकी वजह से खिसकी होगी? तो y वुड बी इक्वल टू y1 प्लस y2, क्योंकि y, ये स्प्रिंग मान लो ये वाली स्प्रिंग y1 खिंच गई और ये वाली स्प्रिंग y2 खिंच गई है, तो टोटली जो Q आगे गई है वो y डिस्टेंस गई है। देखो Q आगे किसकी वजह से जाएगी? तो इसके खिंचने की वजह से मान लो y2 आगे गई, और इसके खिंचने की वजह से मान लो y1 आगे गई है, तो टोटली Q जो आगे गई है इट इज y1 प्लस y2। मान लो कि ये नहीं खिंचता, ये वैसे के वैसे पड़ा हुआ है, ये नहीं खिंच रहा है, ठीक है ना, ये वाली स्प्रिंग मान लो खिंची ही नहीं, केवल ये वाली खिंच गई, तो ये मान लो y1 खिंच गई, तो ये वाली स्प्रिंग अगर y1 खिंच गई है तो पॉइंट P कितना आगे गया होगा? y1, और Q भी कितनी आगे गई होगी? y1 आगे गई होगी, केवल इसके खिंचने की वजह से। अब ये भी खिंच गई अगर, तो Q कितनी आगे चली जाएगी? y1 प्लस y2, लेकिन P तो केवल कितना आगे गया है? y1 ही गया है। इसके खिंचने से P को कोई मतलब नहीं है, P को उसके पीछे वाले के खिंचने से मतलब है, ठीक है ना। तो let the extension of S1 be y1 and S2 be y2, then y is equal to y1 plus y2, where y is the displacement of point Q, and y1 is the displacement of P। y1 जो है वो किसकी डिस्प्लेसमेंट है? P की डिस्प्लेसमेंट है। y1 is the displacement of P। तो पॉइंट P की जो डिस्प्लेसमेंट है वो y1 है। हमें y गिवन है और y1 कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब समझना इस बात को कि y1 जो होगी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस बात को समझो। y1 विल बी इक्वल टू, क्योंकि आपने मान लो कि कोई फोर्स F लगा दिया, वो F क्वेश्चन में नहीं गिवन है, पर मान लो कि आपने कोई फोर्स F लगाया, तो जो y1 हो जाएगी यहां पे, y1 विल बी इक्वल टू F बाई K1, y1 विल बी इक्वल टू F बाई K1। और आंसर यही मत छोड़ देना, क्योंकि F तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है हम लोग को। एंड y2 इज इक्वल टू व्हाट? एंड y2 इज इक्वल टू F बाई K2। तो y1 तो F बाई K1 है और y2 जो है वो F बाई K2 है, ठीक है ना। मान लो इसका एक्सटेंशन y2 है तो y2 F बाई K2 है। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 है, तो यानी कि क्या लिखोगे? F बाई K1 प्लस F बाई K2। तो देयरफॉर y की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? अब यहां पे एलसीएम ले लो आप, तो एलसीएम लेकर के लिखोगे F K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2, तो ये y हो गई। हमें y1 डिटरमाइन करना है, क्योंकि पॉइंट P जितनी आगे खिसकी है वो तो y1 से डिटरमाइन होगा। मान लो ये स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग 1 y1 खींची है, तो पॉइंट P y1 आगे गई है, उसको आगे वाली स्प्रिंग से थोड़ी ना मतलब है। तो देयरफॉर नाउ y1 अपॉन y अगर मैं लिखूंगा तो y1 की जगह पे लिखूंगा F बाई K1, और y की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? तो F K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई K1 K2, डिवाइडेड बाई K1 K2। थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, नहीं तो दिखेगा नहीं आप लोगों को। तो देयरफॉर मैं यहां पे लिख रहा हूं कि y1 अपॉन y जो है, y1 अपॉन y इज इक्वल टू, अब y1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? F बाई K1, और y की जगह पे हम क्या लिखेंगे? F K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई K1 K2। तो यहां से F से F कैंसल आउट हो गया है, ठीक है ना, और एक K1 से K1 कैंसल आउट हो गया, तो देयरफॉर इट इज K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। तो y1 अपॉन y जो है इट इज K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2, और आपको तो y की वैल्यू चाहिए, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जा रही है यहां पे? देयरफॉर y इज इक्वल टू, सॉरी y1 की वैल्यू चाहिए आपको,
क्योंकि P जितनी आगे खिसकी वो चाहिए, तो y1 इज इक्वल टू वाई को उधर ले जाऊंगा तो इट इज y k2 या k2y लिख लो, ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में, तो इट इज k2 इंटू वाई डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2. सो दिस इज आवर आंसर, k2 इंटू वाई डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2. तो यही बोल रहा है कि अगर P पॉइंट जो है, अगर Q पॉइंट जो है वो y डिस्टेंस खिसक गई है तो P पॉइंट कितने आगे खिसकी होगी, तो P पॉइंट खिसकी होगी k2 इंटू वाई अपॉन k1 प्लस k2. देखो ये सारी चीजें आपको समझाने के लिए इतना तामझाम लिखना पड़ा है, अदरवाइज अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो कितनी लाइन का क्वेश्चन है ये देखो, मतलब y1 इक्वल टू f बाई k1, y2 f बाई k2, और ये सारी चीजें दिमाग में लिख दोगे, डायरेक्टली y यहां पे आई, डिवाइड किया, यहां से आपका आंसर आ गया. तो क्वेश्चन इज प्रीटी सिंपल, ठीक है ना. तो दिस इज ऑल अबाउट स्प्रिंग्स इन सीरीज, ठीक है ना. अब हम लोग पढ़ेंगे स्प्रिंग्स इन पैरेलल. जब स्प्रिंग्स पैरेलल में होती हैं तो क्या होता है, ठीक है. तो लेट्स कम टू स्प्रिंग्स इन पैरेलल. ओके, तो जब स्प्रिंग्स पैरेलल में होती हैं तो जैसा सीरीज में होती हैं, सीरीज में क्या था कि सारी स्प्रिंग्स में जो फोर्सेस थी वो सेम थी लेकिन उनका एक्सटेंशन अलग अलग था. लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता है. पैरेलल में सभी के अक्रॉस जो टेंशंस होती हैं या कॉम्प्रेशंस होती हैं, मतलब जो चेंज इन लेंथ होती हैं सारी स्प्रिंग्स में, वो सेम होती हैं लेकिन फोर्सेस अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है ना. तो व्हेन स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल, पहला पॉइंट है इसमें कि व्हेन द स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल, व्हेन द स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल, then the forces in different springs are same if their force constant is same, are same if their force constant को spring constant भी बोलते हैं, force constant या आप क्या बोल सकते हो, spring constant, ठीक है ना, are same. But in general, because the force constants are different, therefore forces in different springs in parallel are different, ठीक है ना. तो जब डिफरेंट स्प्रिंग्स पैरेलल में होती हैं तो उनमें जो फोर्सेस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं. ये क्लियर है आप लोगों को, क्यों फोर्सेस उनके अंदर डिफरेंट होती हैं, ठीक है ना. उस चीज को अभी हम समझेंगे, डायग्राम से बहुत ज्यादा इजीली आप लोग गेस कर पाओगे. लेकिन एक चीज जो कि सेम होना है सभी स्प्रिंग्स में, वो ये है कि जो उनका चेंज इन लेंथ है वो सेम होगा. ठीक उसी तरह से जैसे कि जब करंट्स वाली सर्किट्स को आप पैरेलल में लगाते थे रेजिस्टर्स को, तो उनका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता था, वैसे इसमें चेंज इन लेंथ सेम होगा. इस बात को हमें समझना है, ठीक है ना. तो द चेंज इन लेंथ, ठीक है ना, आप चेंज इन लेंथ को पोटेंशियल डिफरेंस से कंपेयर कर सकते हो और फोर्सेस को करंट से कंपेयर कर सकते हो यहां पे, ठीक है ना. तो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूं कि द चेंज इन लेंथ्स ऑफ डिफरेंट springs are same, okay, when the springs are in parallel, okay. तो जब स्प्रिंग्स पैरेलल में होती हैं तो उस केस में चेंज इन लेंथ ऑफ डिफरेंट स्प्रिंग्स आर सेम. इस बात को ध्यान रखना कि द चेंज इन लेंथ ऑफ डिफरेंट स्प्रिंग्स आर सेम व्हेन द स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल, ठीक है. तो ये दो चीजें जो हैं इस पे आपको ध्यान रखना है यहां पे. अच्छा, जो टोटल फोर्स अप्लाई होती है, अगर आप इस पूरे सिस्टम को एक सिंगल स्प्रिंग से आप रिप्लेस कर देते हो, तो सिंगल इक्विवेलेंट स्प्रिंग में जो टोटल फोर्स लगता है वो इन सारी स्प्रिंग्स में लग रहे फोर्सेस के सम के बराबर होता है. तो ये नेक्स्ट पेज पे मैं लिख दे रहा हूं कि द टोटल फोर्स experienced by the single equivalent spring
single equivalent spring, okay, single equivalent spring replacing all the springs is equal to the sum of the forces, is equal to the sum of the forces experienced by individual springs, experienced by individual springs, okay. But the change in length of the, okay, change in length of the equivalent spring is same as the change in length of individual springs, change in length of the individual springs. तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें चेंज इन लेंथ का सम नहीं करना होता है, जितना इंडिविजुअल स्प्रिंग्स में चेंज इन लेंथ हो रहा है, मान लो कि इंडिविजुअल स्प्रिंग्स में जितना चेंज इन लेंथ हो रहा है उतना ही चेंज इन लेंथ इक्विवेलेंट स्प्रिंग में होता है। इक्विवेलेंट स्प्रिंग का जो चेंज इन लेंथ होता है ये सम ऑफ चेंज इन लेंथ के बराबर नहीं होता है। हाँ, लेकिन इसमें जो फोर्स होता है वो जरूर जुड़ करके इक्विवेलेंट स्प्रिंग में आता है। तो मान लो कि मैं यहां पे डायग्रामेटिक कंपैरिजन करूं आप लोगों के लिए, तो यहां पे मान लीजिए कि हमारे पास ये इंडिविजुअल स्प्रिंग्स हैं, ये मान लो हमारे पास ये स्प्रिंग 1 है, ये स्प्रिंग 2 है, एंड देन वी हैव दिस इज सम ith स्प्रिंग बीच में, एंड देन ये हमारे पास कोई और स्प्रिंग है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये स्प्रिंग्स है हमारे पास। तो ये जो स्प्रिंग्स है और इस पे मान लो कि मैंने कोई फोर्स जब एक्सर्ट किया, ठीक है ना, इन पे मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स मान लो एक्सर्ट किया, तो इसमें स्प्रिंग फोर्सेस की वजह से जो स्प्रिंग फोर्सेस जो अराइज हुई, मान लो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है और इसका Kn है, तो यहां पर जो फोर्स अराइज होगा पीछे, इसको मान लो मैं बोल रहा हूं FS1, स्प्रिंग फोर्स 1, मतलब स्प्रिंग फोर्स इन स्प्रिंग 1, इसको मान लो बोल रहा हूं FS2 और इसको बोल रहा हूं FSN, ठीक है ना। अब इनको अगर मैं, और ये सारे के सारे जो स्प्रिंग्स हैं, क्योंकि देख रहे हो ना ये बिल्कुल इक्वली खींचने चाहिए, सभी का चेंज इन लेंथ क्या होना है, बिल्कुल इक्वल होना। थोड़ा मैं इसको बड़ा करके समझा रहा हूं ऐसे, तो इन सभी का चेंज इन लेंथ इक्वल होना, क्योंकि बिल्कुल ऐसे मान लो एक लाइन है, इसको खींच रहे हो, तो ये आयरन की हो ये प्लास्टिक की हो उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, खींचना सभी को बराबर पड़ेगा। हाँ, आयरन वाली ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगी, प्लास्टिक वाली कम फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो पैरेलल में यही होता है, पैरेलल में एक्सटेंशन सबका सेम होता है, फोर्सेस अलग अलग होते हैं। सीरीज में एक्सटेंशन अलग अलग होते हैं, फोर्सेस सेम होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ये FS1 हो गया, FS2 हो गया, FSN हो गया, ठीक है, लेकिन सभी का एक्सटेंशन सेम होगा। मान लो कि इसके अंदर एक्सटेंशन मान लो x है, तो इसके अंदर भी एक्सटेंशन x होगा, इसके अंदर भी एक्सटेंशन x होगा। अब मान लो कि मैं रिप्लेस करता हूं इसको किसी सिंगल इक्विवेलेंट स्प्रिंग से मैं रिप्लेस कर देता हूं, तो यहां पे सिंगल इक्विवेलेंट स्प्रिंग की जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K इक्विवेलेंट है, और यहां पे मान लो मैंने कोई F अप्लाई किया और उल्टे डायरेक्शन में अब जो स्प्रिंग फोर्स अप्लाई हो रही है, सेम F अप्लाई किया जो इधर किया था, और उल्टे डायरेक्शन में F जो हमारे पास F इक्विवेलेंट नाम दे देता हूं इसको, F इक्विवेलेंट S, मतलब फोर्स इन इक्विवेलेंट स्प्रिंग, इट्स नॉट इक्विवेलेंट फोर्स बट इट इज फोर्स इन इक्विवेलेंट स्प्रिंग। लेकिन एक्सटेंशन इसका भी कितना होना है, इसका भी एक्सटेंशन x ही होना है, ठीक है। तो यहां पे देखो ध्यान देने वाली बात यह है, जो अभी हम लोगों ने सीखा था उसी से मैं फिर से बता रहा हूं। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है, उसको नीचे कर दो, हाँ, कि ये जो F इक्विवेलेंट S है वो किसके बराबर होगा, F1 प्लस FS2 प्लस FSN। तो ये चीज हम लोग लिखेंगे कि F इक्विवेलेंट S इट इज इक्वल टू FS1 प्लस FS2 अप टिल FSN। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब F इक्विवेलेंट S जो होता है ना, ये क्या होगा बताओ, तो F इक्विवेलेंट S की जगह पे हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, इसको F इक्विवेलेंट S की जगह पे इट इज K इक्विवेलेंट इनटू X, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स KX होती है।
माइनस भी लिखोगे तो माइनस, तो सभी में माइनस 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 लगाना पड़ेगा, तो सब माइनस तो कैंसिल आउट ही हो जाएगी। तो k इक्विवेलेंट इंटू एक्स इट इज इक्वल टू, ये k1x हो जाएगा, k1x प्लस ये हो जाएगा k2x, क्योंकि x तो सभी में सेम है लेकिन स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स अलग अलग है, तो k1x प्लस k2x, और देन उसके बाद फिर ये कितना हो जाएगा, knx हो जाएगा। और यहां पे हम किसको एलिमिनेट कर देंगे, x को एलिमिनेट कर देंगे यहां पे, तो देयरफॉर हमारा जो आंसर आएगा, देयरफॉर k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 प्लस k2 अप टिल kn। तो ये ध्यान रखनी है बात आपको कि जब भी स्प्रिंग्स पैरेलल में होती हैं तो उस वक्त जो k इक्विवेलेंट होता है इट इज k1 प्लस k2 अप टिल kn। ठीक है, तो होपफुली ये वाली चीज क्लियर है आपको। जब भी स्प्रिंग्स पैरेलल में होंगी तो k इक्विवेलेंट k1 प्लस k2 अप टिल kn होगा, जब वो सीरीज में होंगी तो 1 बाई k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 अप टिल 1 बाई kn होगा। ये रेजिस्टर्स का उल्टा मामला होता है। यहां पे सीरीज में फोर्सेस बराबर होती हैं, चेंज इन लेंथ अलग अलग होती हैं, पैरेलल में चेंज इन लेंथ बराबर होती हैं लेकिन इंडिविजुअल स्प्रिंग्स में फोर्सेस अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो होपफुली यहां तक क्लियर है आप लोगों को। अब कुछ जगह पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको सीरीज और पैरेलल का जो डायग्राम है वही क्लियर नहीं रहता है, तो इस बात को समझो पहले आप लोग। ठीक है ना, जैसे यहां पे मान लो कि मैं दो स्प्रिंग्स बना रहा हूं, ठीक है ना, एक स्प्रिंग ये हो गया और एक स्प्रिंग ये हो गया, ठीक है ना। तो ये कैसा अरेंजमेंट है हमारे पास, तो ये ऑब्वियसली हमारे पास सीरीज अरेंजमेंट है, इस बात को समझना। अब मैं अगर ऐसे बोलूं कि एक स्प्रिंग यूं है एक स्प्रिंग यूं है, तो ये हमारे पास, और इधर से मैं खींच रहा हूं फोर्स लगा के, तो ये हमारे पास कौन सा अरेंजमेंट हो गया, तो दिस इज पैरेलल अरेंजमेंट। ठीक है ना, लेकिन गड़बड़ी कब होती है, जबकि मान लो यहां पे मैं मास लगा करके खींच रहा हूं, क्योंकि स्प्रिंग्स जनरली जो है वो मास के साथ ही एसोसिएटेड दिखते हैं, तो मान लो यहां पे मास है, ठीक है, तो ये हमारे पास पैरेलल अरेंजमेंट हो गया। मान लो यहां पे मास है तो ये हमारे पास सीरीज अरेंजमेंट हो गया। ठीक है ना, लेकिन मान लो कि कुछ इस तरह से सिचुएशन है हमारे पास, ठीक है ना, ये फिर मास है और फिर ये, तो बच्चे इसको देख करके क्या सोच लेते हैं कि ये सीरीज है, सीरीज जैसा दिख रहा है ये, पर ये बेटा सीरीज नहीं है, एक्चुअली ये पैरेलल अरेंजमेंट है। क्या है, पैरेलल है। क्यों पैरेलल अरेंजमेंट है, क्योंकि चेंज इन लेंथ चेक करो। मान लो कि एक स्प्रिंग यहां पे आयरन की बनी होती और एक स्प्रिंग मान लो प्लास्टिक की बनी होती, और आपने अगर इसको 1 मिलीमीटर खिसकाया तो मजबूरी है कि इसको 1 मिलीमीटर खींचना पड़ेगा और उसको 1 मिलीमीटर दबना पड़ेगा, यानी चेंज इन लेंथ दोनों की सेम है और फोर्सेस अलग अलग आएंगे। आयरन वाली ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगी, प्लास्टिक वाली कम फोर्स एक्सर्ट करेगी, तो फोर्सेस अलग हैं, चेंज इन लेंथ सेम है। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, पैरेलल की। तो ये पैरेलल अरेंजमेंट है, ना कि सीरीज अरेंजमेंट। तो कई बार बच्चे इसी को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं पैरेलल और सीरीज में। तो ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो अरेंजमेंट है हमारे पास, दिस इज अ पैरेलल अरेंजमेंट एंड नॉट अ सीरीज अरेंजमेंट। ठीक है ना, वैसे ही अगर मैं आपको बोलूं, कभी कभार इसको वर्टिकल डायरेक्शन में भी देखना होता है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में मान लीजिए कि ऐसे आपको कोई स्ट्रक्चर दिख रहा, केवल आप यही देखना, अपने मन से पूछना कि क्या इनमें एक्सटेंशन सेम होगा या चेंज इन लेंथ सेम होगा। अब ये आपके पास सीरीज अरेंजमेंट है, दिस इज सीरीज, ठीक है ना। वैसे ही ये वाला जो है आपके पास, ये पैरेलल अरेंजमेंट है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कुछ इस तरह से बात करूं कि ये जो है हमारे पास, ये कौन सा अरेंजमेंट है, तो ये पैरेलल अरेंजमेंट है, ये सीरीज अरेंजमेंट नहीं है। इसका रीजन ये है कि जितना ऊपर वाला खींचेगा मजबूरी है कि नीचे वाले को उतना ही दबना पड़ेगा, भले दोनों अलग अलग मटेरियल के बने हुए हों। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर हमसे नेक्स्ट चीज जो पूछ सकता है वो है कि इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना पूछ सकता है किसी भी सिस्टम का। तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट वाले होते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इधर 2 स्प्रिंग्स हैं, फिर इधर 3 स्प्रिंग्स हैं, और यहां पे फिर मास जुड़ा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद फिर इधर हमारे पास एक, यहां पे हमारे पास 2 हैं, और फिर यहां पे ये हमारे पास 1 है।
ठीक है, और इस मास को m बोल देता हूं, और जो स्प्रिंग कांस्टेंट्स हैं इसको K1 बोलता हूं, K2 बोलता हूं, K3, K4, K5, फिर इसको मैं बोल रहा हूं K6, K7 और इसको बोल रहा हूं K8। ठीक है, और ये जो हमारे पास सिस्टम है इसकी हमें इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? वैसे स्प्रिंग्स की और बेहतर जानकारी हमें तब मिलेगी जब वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे और भी चीजें पढ़ेंगे, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी एटसेट्रा, और एसएचएम में जाकर के जहां पे सस्पेंडेड मासेस वगैरह को देखेंगे तो वहां पे इसको और बेटर यूटिलाइज करेंगे। स्प्रिंग का मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना हो सकता है, वो इक्विलिब्रियम के डबल होता है, ये सारी बातें अभी हम लोग वर्क पावर एनर्जी में पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग स्प्रिंग की एलिमेंट्री आइडिया ले रहे हैं, मतलब स्प्रिंग के फोर्सेस से हम डील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है। तो अब देखिए यहां पे ये जो सेक्शन है ये एक दूसरे से पैरेलल में है। मैं धीरे धीरे डायग्राम को सिंप्लीफाई कर रहा हूं, जैसे छोटे क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है ना, तो बहुत इजीली सिंप्लीफाई। अब क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूं, K1 प्लस K2। पैरेलल में तो डायरेक्टली जुड़ जाते हैं, और ये तीनों भी एक दूसरे से पैरेलल में है, तो इनकी जगह पे लिख सकता हूं K3, ये K1 प्लस K2 था, और ये है K3 प्लस K4 प्लस K5। उसके बाद फिर ये हमारे पास मास m है, उसके बाद हमारे पास ये जो चीज लिखी हुई है दिस इज K6 प्लस K7। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये जो चीज लिखी हुई है दिस इज K8। ठीक है, तो ये वाली चीज हम लोगों ने लिख रखी है यहां पे। अब इसके बाद फिर देखो ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो दोनों हैं ये सीरीज में आ गए हैं, ये दोनों सीरीज में, और ये दोनों भी सीरीज में है। ठीक है ना, ये दोनों आपस में सीरीज में है, ये दोनों आपस में सीरीज में है। तो सीरीज में जब होता है तो कैसे लिखना पड़ता हम लोग को, तो आपको पता है कि सीरीज में देखो 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 ऐसे लिखते हैं ना। तो k इक्विवेलेंट फिर क्या हो जाता है, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, एलसीएम लेकर के और फिर उल्टा कर देने पे। ठीक है ना, तो ये तो पढ़ा ही होगा छोटे क्लासेस में आपने। तो यहां पर इसको टोटली K1 मान लो, K2 मान लो, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, सो दिस इज गोइंग टू बी K1 प्लस K2 इंटू K3 प्लस K4 प्लस K5 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 प्लस K5। और सेम काम इधर भी कर सकते हैं हम लोग, तो इधर क्या लिख सकते हैं, K8 इंटू K6 प्लस K7 अपॉन नीचे K6 प्लस K7 प्लस K8। अब ये दोनों जो स्प्रिंग्स हैं वो एक दूसरे से सीरीज में है या पैरेलल में है, तो ऑब्वियसली एक दूसरे से पैरेलल में है। इस चीज को अभी हमने सीखा था कि ऐसा जब स्ट्रक्चर दिख रहा होता है तो किस में होता है, पैरेलल में। तो ये दोनों क्योंकि एक दूसरे से पैरेलल में है तो डायरेक्टली जुड़ करके हमारा आंसर आ जाएगा K इक्विवेलेंट ऑफ सिस्टम। तो पैरेलल में तो डायरेक्टली जोड़ दो इधर और इधर, तो डायरेक्टली जोड़ोगे तो उस साइड पे लिखा हुआ है K1 प्लस K2 इंटू K3 प्लस K4 प्लस K5 डिवाइडेड बाई, नीचे लिखेंगे K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 प्लस K5 एंड प्लस उसके बाद फिर नेक्स्ट इसको और ऐड करेंगे, तो ये लिखा हुआ हमारे पास K6 प्लस K7 इंटू K8 डिवाइडेड बाई K6 प्लस K7 प्लस K8। ठीक है, सो दिस इज द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम। तो ये निकालना तो बहुत इजी है, देख करके बहुत बड़ा लग रहा है आपको, लेकिन निकालना बहुत इजी है। नंबर्स देंगे तो वैसे बहुत ज्यादा इजीली निकल जाएगा। और जनरली करते क्या है एग्जाम में कि बोल देते हैं कि ऑल K1 K2 K3 आर इक्वल टू K, तो अगर सारे K हो गए तो बहुत इजीली आ जाएगा। ये 2K लिखा हुआ है, 2K इंटू 3K डिवाइडेड बाई 5K लिखा हुआ है, यानी कि कितना हो गया 6K स्क्वायर बाई 5K। ठीक है ना, यानी कि ये हो गया 6K बाई 5, और वैसे ये भी आ जाएगा, दोनों को जोड़ लो बहुत इजीली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नीट 2018 में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। होपफुली पहले ये वाली चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है, तो ये वाली चीज क्लियर हो गई है। तो चलिए नीट 2018 में या 2017 में इनफैक्ट ये क्वेश्चन आया हुआ था, पहले उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमारे पास, ठीक है, कि a spring of force constant K is cut into the length of the ratio 1:2:3। 1:2:3 में इसको हम लोगों ने काट दिया। कोई हमारे पास स्प्रिंग थी पहले और उसको 1:2:3 के रेशियो में काट दिया है। ठीक है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द न्यू फोर्स कांस्टेंट इज K डैश।
अच्छा, काट करके सीरीज में जब जोड़ते हैं ना तो वही स्प्रिंग वापस तैयार हो जाती है, तो के डैश जो है वो के ही बराबर रहेगा। खैर चलो, वैसे हम सॉल्व करके भी इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। तो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द न्यू फोर्स कांस्टेंट इज के डैश, देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड द फोर्स कांस्टेंट इज के डबल डैश। फिर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और फोर्स कांस्टेंट के डबल डैश हो जाएगा। आपसे बोला डिटरमाइन करना है के डैश इज टू के डबल डैश। ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में, आप लोग चेक कर सकते हो। अच्छा, जब आपको एक बात पता है, इसको अब मैं सॉल्व कर रहा हूं आप लोग के लिए, ठीक है ना, तो वी नो दैट k इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है ना, जो k होती है इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/l। तो k क्योंकि 1/l के प्रोपोर्शनल होती है, तो देयरफॉर क्योंकि L1 इज टू L2 इज टू L3 जो है 1:2 इज टू 3 है, तो K1 इज टू K2 इज टू K3 जो हो जाएगी वो किसके बराबर होगी? तो इट विल बी 6:3:2 होगी या नहीं होगी? K1 इज टू K2 इज टू K3 विल बी प्रोपोर्शनल टू 6:3:2 होगी या नहीं होगी? भाई रेशियो प्रोपोर्शन इतना तो आना ही चाहिए आप लोग को, यहां से डायरेक्टली हमें ये दिख गया। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे? व्हेन इन सीरीज, जब वो सीरीज में है, ठीक है ना, व्हेन इन सीरीज, तो 1/k इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है? 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3, ठीक है ना। तो यानी कि इसको आप कैसे लिखोगे? 6k 1/, आप क्या लिखोगे? 6k प्लस 1/, और क्या लिखोगे आप लोग? 3k प्लस 1/2k लिखोगे आप लोग। ये चीज लिखोगे 1/6k प्लस 1/3k प्लस 1/2k। तो ये आपके पास आ रही है 1/k इक्विवेलेंट, ठीक है ना। क्योंकि इसकी जो रेशियोज हैं K1 K2 K3 ये रेशियोज हैं इनफैक्ट जो मैं बात कर रहा हूं, तो इस हिसाब से हम लोग रेशियोज लिखेंगे। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है आप लोग को? ये जो रेशियोज मैंने यहां पे लिखा है ना, अब इसको हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा पहले। लेकिन हम लोग इसमें क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर हम इसका एलसीएम लेकर के लिखें इसको, तो एलसीएम लोगे यहां पे, तो एलसीएम आपकी 6 ही है, 6k, और ऊपर आपके पास 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी 6/6k आ गया, यानी 1/k आ गया। तो 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k आ गया, ठीक है ना। थोड़ा छोटा कर लूं ताकि दिखे आपको। तो 1/k इक्विवेलेंट क्योंकि 1/k के बराबर है, तो देयरफॉर k इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू k। k इक्विवेलेंट जो होगी वो k के बराबर आ गई। किसमें? सीरीज वाले में। ये मैंने पहले ही आपको बताया था, और मतलब कि जो कि यहां पे वैल्यू k डैश दी हुई है, तो पहले ही बताया था मैंने कि k डैश तो k के ही बराबर होगा। भाई आपने काटा और फिर उसको लाइन से ही जोड़ दिया, तो वही काम आपने कर दिया। तो काट के सीरीज में जोड़ने पे स्प्रिंग कांस्टेंट वापस पहले वाली ही हो जाती है। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता है। पैरेलल में अब क्या होगा ये देख लेते हैं। तो व्हेन इन पैरेलल, ठीक है ना, कि व्हेन इन पैरेलल, जब आप पैरेलल कनेक्शन करोगे इसमें, तो उसमें क्या लिखोगे? k इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3। तो k इक्विवेलेंट जो आएगी, K1 की जगह पे आप क्या लिखोगे यहां पे? तो 6k लिखोगे, K2 की जगह पे 3k एंड देन प्लस 2k। तो k इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 11k, ठीक है ना। देयरफॉर k डबल डैश की जो वैल्यू आ गई है वो 11k आ गई है। तो यहां पे आपसे उसने पूछा है कि k डैश इज टू k डबल डैश की वैल्यू बताइए, तो इट विल बी 1:11, क्योंकि k डैश तो k है लेकिन k डबल डैश जो है वो 11k है। तो क्वेश्चन नीट 2017 का है, अच्छे से इसको करना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन था। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्प्रिंग फोर्स के बारे में है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, उसी के ऊपर बेस्ड होकर के न्यूमेरिकल्स सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर हमें ध्यान देना है। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, केवल एक सिंगल लाइन है, इस बात को समझना, और इसी सिंगल लाइन की बेसिस पे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। वो सिंगल लाइन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कि स्प्रिंग फोर्स डज नॉट चेंज इंस्टैंटेनियसली। इस बात को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं पूरे पेज पे लिख रहा हूं। स्प्रिंग फोर्स डज नॉट चेंज इंस्टैंटेनियसली, डज नॉट चेंज इंस्टैंटेनियसली। टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, ये सब तो इंस्टैंटेनियसली चेंज हो जाते हैं, लेकिन स्प्रिंग फोर्स जो है वो अचानक से नहीं बदलती है। इट ऑलवेज टेक्स सम टाइम फॉर द स्प्रिंग फोर्स टू चेंज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट फोर्स है, चेंज इन लेंथ पे डिपेंड करती है, एंड चेंज इन लेंथ कैन नॉट डिसअपियर इंस्टेंटेनियसली। कोई स्प्रिंग खिंची हुई है
और अचानक से आपको इतनी छोटी दिखने लगी, ऐसा तो होगा नहीं। इसका मतलब कि उसकी स्पीड इनफाइनाइट हो जाएगी, वेलोसिटी इनफाइनाइट, जो कि फिजिक्स अलाउ ही नहीं करता है। समझ रहे हो आप? तो स्प्रिंग फोर्स कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली बिकॉज इट इज डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट फोर्स, बट टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, दीज फोर्सेस कैन चेंज इंस्टेंटेनियसली। दो फोर्सेस जो इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं हो सकते, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक स्प्रिंग फोर्स, इसीलिए ये इंपल्सिव भी नहीं होते। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स आर नेवर ऑफ इंपल्सिव नेचर बिकॉज दे डू नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली। इस चीज को खैर हम लोग इंपल्स मोमेंटम कोलिजन में देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि स्प्रिंग फोर्स डज नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली। ये इतना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको ऐसे बोलता है कि हमारे पास कुछ इस तरह से एक धागा बंधा हुआ है, ठीक है ना, या तो मैं ऐसे बोल रहा हूं कि यहां पे स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ये मान लीजिए हमारे पास कोई मास है 2m, और फिर ये हमारे पास कोई धागा बंधा हुआ है और ये जो मास है वो m है, ठीक है ना। ये सिचुएशन है हमारे पास, सब कुछ इक्विलिब्रियम में है। अब वो आपसे बोलता है कि अगर इस धागे को अचानक से काट दिया जाए तो व्हाट विल बी द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ 2m एंड m जस्ट एट द मोमेंट ऑफ कटिंग द स्ट्रिंग, ठीक है ना। सो इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट आपको k दे रखी है, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज k। सो द क्वेश्चन इज इफ द स्ट्रिंग इज कट, नॉट स्प्रिंग, ठीक है ना, स्ट्रिंग को काट रहे हैं हम लोग, तो इफ द स्ट्रिंग इज कट what will be the accelerations of 2m and m just at the moment of cutting, just at the moment of cutting the string, ठीक है ना। तो जिस वक्त आपने स्ट्रिंग को काटा है उस वक्त की बात कर रहे हैं। जैसे आपने स्ट्रिंग को काट दिया तो उस वक्त जो m और 2m है उनकी हम लोगों को पता करनी है कि एक्सेलरेशंस क्या होंगी। तो ऐसे केसेस में जो सबसे आसान तरीका होता है कि दो बार फ्री बॉडी डायग्राम बना लो आप, एक काटने से पहले और एक काटने के बाद। काटने से पहले और काटने के बाद में जो भी चीज गायब हो रही है उसको गायब कर देना, लेकिन स्प्रिंग फोर्स को दोनों ही फ्री बॉडी डायग्राम्स में वैसे ही मेंटेन रखना, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स डज नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली। बार बार दोहराओ इसको, अपने मन में लिख भी लो, स्प्रिंग फोर्स डज नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली, ठीक है। तो अब अगर मैं पहला फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इसका, FBD बिफोर कटिंग, काटने से पहले का अगर धागा है, धागा काटने से पहले का अगर मैं स्प्रिंग जो फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाऊं सिचुएशन, तो 2m पे अगर आप 2m का बना रहे हो तो 2m के ऊपर स्प्रिंग फोर्स kx लग रहा होगा। अगर x एक्सटेंशन है मान लो स्प्रिंग का, स्प्रिंग x खिंच गई है तो स्प्रिंग फोर्स kx लग रहा होगा। और 2m पे नीचे जो फोर्सेस लग रहे होंगे, एक तो 2mg इसका खुद का वेट लग रहा होगा, और प्लस टेंशन T, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन T है वो एक्ट कर रहा होगा अभी धागा काटने से पहले। और नीचे जो मास यहां पर m है उस पे जो फोर्स लग रहा होगा तो नीचे mg लग रहा होगा और ऊपर की ओर T लग रहा होगा। फ्री बॉडी डायग्राम जो फोर्सेस इस पे लग रहे हैं केवल वही फोर्सेस हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ऊपर T और नीचे mg एक्ट कर रहा है। तो यहां से अगर हम इक्वेशन लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि kx किसके बराबर है, 2mg प्लस t है। यहां से इक्वेशन में क्या दिखेगा, kx विल बी इक्वल टू, क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो kx इज इक्वल टू 2mg प्लस t है या नहीं, इक्विलिब्रियम है ना, तो kx जो है वो 2mg प्लस t है। और यहां पे t जो है वो किसके बराबर है, mg के बराबर है, t इज इक्वल टू mg। तो मान लो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल रहा हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 में क्या लिख सकता हूं कि kx इक्वल टू 3mg लिख सकते हैं ना इस चीज को। फ्रॉम 1 एंड 2 kx जो है वो 3mg हो जाएगी बहुत इजीली, क्योंकि 2mg प्लस t की जगह पे mg लिखोगे तो kx इज इक्वल टू 3mg। तो फ्रॉम 1 एंड 2 kx इज इक्वल टू 3mg। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3 से, ठीक है। अब मैं FBD बनाऊंगा आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, FBD आफ्टर कटिंग। देखो शुरुआती दिनों में आपको FBD 2 बार बनानी पड़ेगी, फिर तो एक्सपीरियंस के साथ देखते ही आप आंसर दे दोगे, ठीक है ना। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी नीट में आया हुआ है, नीट 2017 में ही आया हुआ है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी, उस क्वेश्चन को भी अभी कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है।
तो FBD आफ्टर कटिंग अगर मैं बनाऊं तो क्या स्प्रिंग फोर्स गायब करूंगा? नहीं करूंगा। स्प्रिंग फोर्स डज नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली। लेकिन मैं किसको गायब कर दूंगा? टेंशन को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं टेंशन को गायब कर दूंगा लेकिन स्प्रिंग फोर्स को नहीं गायब करूंगा, बिकॉज स्प्रिंग फोर्स डज नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली। टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, दीज फोर्सेस कैन डिसअपियर इंस्टेंटेनियसली। ओके, तो अब अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ऊपर kx को तो एज इट इज बनाऊंगा, ठीक है ना, और नीचे यहां पे अब केवल मैं 2mg बनाऊंगा क्योंकि टेंशन हैज डिसअपियर्ड, ठीक है ना। एज सुन एज द स्ट्रिंग इज कट द टेंशन डिसअपियर्स बट स्प्रिंग फोर्स डज नॉट डिसअपियर। इस चीज को आप नोट लगा करके यहां पे स्टार लगा करके लिख लो, नोट। एज सुन एज द स्ट्रिंग इज कट, string is cut, the tension force disappears, the tension force disappears, okay, but the spring force does not. Spring force does not disappear instantaneously. इंस्टैंटेनियसली नहीं डिसअपियर होते, धीरे धीरे तो हो ही जाती है डिसअपियर, बट इंस्टैंटेनियसली डिसअपियर नहीं होती है। तो यहां से मैंने इसीलिए टेंशन को तो गायब कर दिया, बट स्प्रिंग फोर्स को एज इट इज मैंने मेंटेन रखा है, और नीचे वाले पे से भी टेंशन ऊपर गायब हो गया और इस पे अब केवल नीचे फोर्स mg एक्ट कर रही है, ठीक है। तो अब इस पे एफ नेट देखोगे, अगर इसका अगर आप एक्सेलरेशन देखोगे तो ऊपर जो kx है वो अभी भी किसके बराबर होगी? 3mg के बराबर होगी, क्योंकि kx यहां से हमने क्या कैलकुलेट किया था? 3mg, और वो इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होती है। तो इसका आ जाएगा आपका आंसर kx माइनस mg इज इक्वल टू 2ma, ठीक है ना, क्योंकि kx माइनस 2mg, सॉरी, ऊपर kx है नीचे 2mg और इसका मास 2m है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि kx माइनस 2mg इज इक्वल टू 2ma, ये चीज लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। kx माइनस 2mg इज इक्वल टू 2ma। kx की जगह पे क्या लिखोगे? 3mg लिखोगे आप लोग, तो 3mg माइनस 2mg इज इक्वल टू 2ma, ठीक है ना। तो यहां से m तो हटा दो, तो यहां पे क्या हो गया? 3g माइनस 2g यानी कितना हो गया? g हो गया, एंड बाई 2 नीचे आ जाएगा, यानी a इज इक्वल टू g बाई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस डायरेक्शन में? तो अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की दिशा में। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला फोर्स बड़ा था। तो जैसे आप स्ट्रिंग को काटोगे, ठीक है ना, जैसे आप स्ट्रिंग को काटोगे तो ये वाली जो ब्लॉक है ये ऊपर उछल जाएगी, जैसे ये नीचे, जैसे आपने स्ट्रिंग को काटा ये वाली ब्लॉक ऊपर उछल जाएगी g/2 एक्सेलरेशन से, और इस पे केवल जो फोर्स है वो mg ही एक्ट कर रहा, तो ये नीचे आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसके लिए तो a के लिए क्या लिखोगे? mg इक्वल टू ma, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू g, ये किस g मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो देयरफॉर एज सुन एज द स्ट्रिंग इज कट द 2m ब्लॉक स्टार्ट राइजिंग अप with an acceleration g/2 meter per second square, and the block m starts falling down with acceleration g meter per second square, ठीक है ना। तो होपफुली ये वाला क्वेश्चन क्लियर है आपको। मैं बोर्ड के सामने से हट रहा हूं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले पाओ, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं वही करवा दे रहा हूं जो नीट 2017 में आया हुआ है, ओके। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि उस क्वेश्चन को करवाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ही है वो भी, और उसके अंदर बस ये था कि सेम टू सेम सारी चीजें सेम थी, केवल उसके अंदर जो मैसेज गिवन थे ये वाला 3m था और ये वाला m था। तो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन जो है ये आप देख सकते हो नीट 2017 में आया हुआ है, और बोला जा रहा है कि जैसे ही धागे को कट किया गया है, एज सुन एज द स्ट्रिंग इज कट, आपको एक्सेलरेशंस बताने हैं 3m और m के। तो ये तो आप खुद से ट्राई कीजिएगा और आंसर को कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा। सेम टू सेम है, बस 2m की जगह पे यहाँ पे 3m है, ठीक है। नेक्स्ट अब ऐसा ही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आप लोगों को। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसके अंदर अब धागा यहां पर है, और ये जो ब्लॉक है ये 2m, और ये वाला जो ब्लॉक है ये m है, ठीक है। आपसे ये बोला जाता है इस सिचुएशन में, अब इन दोनों के बीच में स्प्रिंग है, इस सिचुएशन में अगर धागे को काट दिया जाए, जस्ट एट द मोमेंट व्हेन द स्ट्रिंग इज कट, आप ये बताइए कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर व्हाट विल बी द एक्सेलरेशंस ऑफ 2m and m, ठीक है ना। The question is again, just as the string is cut,
ओके, डिटरमाइन द एक्सेलरेशंस ऑफ 2m एंड m। ठीक है, तो इसमें भी आप 2 बार फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, बहुत इजी सा केस है वापस, और बहुत इजीली आप डिटरमाइन कर सकते हो इस चीज को। ठीक है ना, तो पहला मैं फ्री बॉडी बना रहा हूं यहां पे FBD बिफोर कटिंग। ठीक है ना, सो दिस इज FBD बिफोर कटिंग दिस स्ट्रिंग। तो बिफोर कटिंग अगर मैं बनाऊंगा तो यहां पर ऊपर की ओर क्या एक्ट कर रहा है बताइए, तो ऊपर की ओर यहां पर 2mg एक्ट कर, मतलब ऊपर की ओर हमारे पास टेंशन T एक्ट कर रही है। ठीक है ना, ऊपर की ओर जो टेंशन है, द टेंशन एक्टिंग इज T, और नीचे की ओर, तो नीचे की ओर 2mg एक्ट कर रहा है एंड प्लस kx जहां हमारा स्प्रिंग फोर्स है, प्लस kx क्यों, देखो स्प्रिंग खिंच गया है, इसके लोड की वजह से स्प्रिंग खिंच रहा होगा, और जब स्प्रिंग खिंचता है तो दोनों एंड से फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लगाता है अपने नेचुरल लेंथ पे आने के लिए। तो नीचे वाले पे ऊपर लगा रहा होगा और ऊपर वाले पे नीचे लगा रहा होगा ताकि वो सिकुड़ के अपने नेचुरल लेंथ पे आए, क्योंकि खिंच गया है तो नेचुरल, ऊपर से नीचे से भले खींचा है वो, लेकिन वो अपने नेचुरल लेंथ पे आने के लिए दोनों ओर से फोर्स लगाएगा। तो ऊपर वाले पे नीचे लगेगा जो स्प्रिंग फोर्स है, और नीचे वाले पे जो स्प्रिंग फोर्स kx है वो ऊपर लगेगा, और नीचे की ओर यहां पे फोर्स mg लगेगी। ठीक है, तो यहां पे इनिशियली तो सिचुएशन इक्विलिब्रियम में है, तो फॉर इक्विलिब्रियम क्या इक्वेशन लिखोगे कि T इज इक्वल टू 2mg प्लस kx। ठीक है ना, जो T है वो किसके बराबर है, 2mg प्लस kx, और kx खुद किसके बराबर है, mg के बराबर है, यहां से दिख रहा है kx इज इक्वल टू mg। तो से दैट दिस आर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस आर इक्वेशन नंबर 2। तो फिर से फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम 1 and 2 दैट T इज इक्वल टू 3mg, ये लिख सकते हैं ना हम लोग। सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट T इज इक्वल टू 3mg। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 T इज इक्वल टू 3mg। तो ये हम लोगों ने यहां पे लिख लिया है। ठीक है, अब चलिए FBD बनाते आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। ठीक है, सो दिस इज FBD आफ्टर कटिंग। तो FBD आफ्टर कटिंग की अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे, तो इस केस में आप क्या लिखोगे, ऊपर की ओर तो यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, तो FBD आफ्टर कटिंग में देखो ऊपर की ओर तो हमारे पास कोई भी टेंशन नहीं है। ठीक है ना, ऊपर की ओर जो टेंशन है वो तो 0 हो गया है, T इज इक्वल टू 0, लेकिन नीचे की ओर जो हमारे पास फोर्स है, ठीक है ना, वो कितना है, तो नीचे की ओर जो फोर्स है वो 2mg है, और kx जो है वो अचानक से चेंज नहीं होगा, तो kx भी mg ही रहेगा। तो 2mg प्लस mg, यानी कि इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 3mg हो जाएगी। ये क्लियर है, तो यहां पे 2mg प्लस mg, t तो 0 हो जाएगी, जैसे काटोगे t 0 हो जाएगी, लेकिन नीचे 2mg प्लस mg यानी 3mg हो जाएगा। लेकिन नीचे वाले की अगर मैं बात करूं तो इस पे ऊपर की ओर जो हमारे पास फोर्स है वो kx है, जो कि mg के बराबर है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स अचानक से चेंज नहीं होगी, और नीचे की ओर अभी भी mg मेंटेन रहेगी। तो अगर आप इसका नेट एक्सेलरेशन देखते हो, a की बात करते हो, तो a इसका क्या हो जाएगा, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, तो नेट फोर्स 3mg है। इसका इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो केवल नीचे ही तो लग रहा है, ऊपर तो गायब हो गया, तो 3mg है, डिवाइड बाई इसका जो मास है वो 2m है, तो 3mg बाई 2m, तो कट गया यहां पे m से m, 2 नहीं कटी ऑब्वियसली। ठीक है ना, तो इट इज 3g बाई 2, 3g बाई 2 डाउनवर्ड्स। तो जैसे स्ट्रिंग काटोगे तो ये g से भी ज्यादा एक्सेलरेशन से, कितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगी, तो इट गोज डाउन विथ एन एक्सेलरेशन 3g बाई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, और इसकी बात करेंगे तो ये मोमेंटैरिली रेस्ट पे रह जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसका अगर एक्सेलरेशन की बात करो तो ऊपर इस पे एफ नेट mg है और नीचे भी mg है, एंड डिवाइडेड बाई m करेंगे तो यानी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि जैसे इस धागे को काटा जाएगा उस केस में होगा क्या कि ऊपर वाले का तो एक्सेलरेशन नीचे की ओर 3g बाई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला जो है वो मोमेंटैरिली रेस्ट पे रह जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब ऐसा ही बिल्कुल एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं करने के लिए, कुछ नहीं करना है, केवल उसमें टेंशन की जगह पे नॉर्मल रिएक्शन लिख देना है। ठीक है ना,
यही ध्यान रखना है कि टेंशन भी इंस्टेंटेनियसली गायब हो सकती है, नॉर्मल रिएक्शन भी इंस्टेंटेनियसली गायब हो सकती है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स जो है वो इंस्टेंटेनियसली गायब नहीं हो सकती है। और जो होमवर्क क्वेश्चन होते हैं उनका सॉल्यूशन भी डीपीपीज के अंदर, जो डीपीपी आपको आज के लेक्चर के बाद एसोसिएटेड मिलेगी, उसके अंदर इसका सॉल्यूशन अवेलेबल होगा। ठीक है, तो ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक टी सपोर्ट है और इस टी सपोर्ट के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है ना, टी सपोर्ट के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास 2m है। ठीक है ना, और फिर इनके बीच में एक स्प्रिंग है, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और उसके बाद यहां पे यूं एक और ब्लॉक है जिसका मास जो है वो m है। ठीक है, और इनिशियली सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इफ द टी सपोर्ट, अब नीचे से इसमें नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, सिचुएशन सिमिलर है, पहले टेंशन लग रहा था, अब नॉर्मल रिएक्शन लग रहा। इफ द टी सपोर्ट इज सडनली विदड्रॉन, हटा दिया अचानक से, यानी अचानक से नॉर्मल रिएक्शन गायब हो गया, पर स्प्रिंग फोर्स नहीं गायब हो जाएगी। तो इफ द टी सपोर्ट इज सडनली विदड्रॉन देन व्हाट विल बी द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस ऑफ m and 2m एट दिस मोमेंट। ओके, तो इन द शोन डायग्राम the system is in equilibrium. The system is in equilibrium. Okay, now if the T support, इसको T support बोल रहा हूं, if the T support is suddenly withdrawn, then determine the instantaneous, then determine the accelerations of the blocks at this instance. तो हमें एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स को पता करना है इस इंस्टेंस पे। जैसे टी सपोर्ट भगाया, आपको इस इंस्टेंस पे एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स को पता करना है कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। ठीक है, तो होपफुली ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे आप लोग, और जैसे ये वाला क्वेश्चन आप कर देते हो जेई मेन और नीट के लिए, स्प्रिंग एनालिसिस सफिशिएंट हो गई आपकी। और 2 बार स्प्रिंग्स अपीयर होंगी हमारे सामने, एक बार अपीयर होंगी वर्क पावर एनर्जी में, एक बार एसएचएम में, जहां इसके एप्लीकेशंस देखेंगे हर तरह के। ओके, सो होपफुली आज का पूरा एपिसोड क्लियर है आपको। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। अब सिलेक्शन होंगे ताबड़तोड़, क्योंकि नीट काका जी लाया है फिजिक्स महातोड़।